जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संधि। अर्थात दोस्तों हम अब आने वाले 2 से 3 वीडियो के माध्यम से संधि का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। हमारा प्रयास होगा हम कम समय में एक सारगर्भित अध्ययन करें और फिर उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करें। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम चर्चा की जाए इस संधि की कि आखिर संधि क्या है। तो यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि संधि जो है यह सम धन धी से मिलकर के बना हुआ है। सम धन धी जिसका शाब्दिक अर्थ है मिलना। और यदि यहाँ पर हम दोस्तों एक नज़र इसके इंग्लिश में डालें कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ देखने मिलेगा इसे इंग्लिश में जॉइनिंग या कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसका अर्थ भी होता है मिलना। तो यहाँ हमें संधि का एक अर्थ क्लियर होता है और आपको बता दें एक सीधा सा प्रश्न इसके अर्थ से भी होता है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी परिभाषा को लेकर के कि आखिर ये संधि एक्चुअल में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमें देखने मिलता है दोस्तों कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूंगा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और अब बात की जाए एग्जाम्पल की इसके या एक उदाहरण की, तो यहाँ हमें देखने मिलता है दोस्तों देव धन आलय। जब हमने देव में आलय को जोड़ा तो हमें मिला देवालय। अब आप इसे देख पा रहे हैं कि हमने देव में आलय को जोड़ा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है दोस्तों, आप इसे देखेंगे देव। देव में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वा में ऑलरेडी आपका आ है। अच्छा, आपको यहाँ पर बता दें यहाँ संधि पढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है वर्णमाला। यदि आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो वीडियो अवेलेबल है इसी हिंदी की प्लेलिस्ट में, तो आप उसमें जाकर के वर्णमाला का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण क्यों है वर्णमाला, तो आपको बता दें चूंकि अब जैसे आपने यहाँ पर देव देखा तो अब आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि देव में जब आप वा देख रहे हैं तो वा जो है दोस्तों ये मिल करके बना है वा हलंत धन आ से। ठीक है, तो जब आप ऐसे इसे तोड़ पा रहे होते दोस्तों, जब आप इसे ऐसे वर्गीकृत कर पाएंगे, क्लासिफाइड कर पाएंगे, तब आप पकड़ेंगे कि भाई एक्चुअल में चीजें यहाँ पर कैसे रन कर रही हैं। तो देव में आपने देखा कि आपको क्या देखने मिल रहा है आ, और फिर इसके बाद आले में आपको देखने मिल रहा है आ और आ जब मिलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बनता है बड़ा आ, और फिर इस तरीके से हमें देखने मिला देवालय। तो ये है संधि। ये एक बेसिक हमने इसकी एक डेफिनेशन देखी और आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों संधि जो है वो 3 प्रकार से होती है। ठीक है, इसके जो प्रकारों से जब प्रश्न बने तो सीधा सा एक प्रश्न होगा आपका कि संधि के प्रकार कितने हैं, तो इसके प्रकार हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम फिलहाल आगे इसका ही अध्ययन करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ और बिंदु है जो नोट डाउन करने होंगे। उसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनका यह ग्रंथ भी पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का जो ग्रंथ है वह है हिंदी शब्दानुशासन। और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के हिंदी शब्दानुशासन के अनुसार जब कभी 2 समीपवर्ती वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें जो भी रूपांतर होता है वह संधि कहलाता है। तो कुल मिलाकर आपकी परिभाषा यही निकल करके आ रही है कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एग्जाम्पल आपके सामने है। आप तनाव मत लीजिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपकी व्यवस्थित होती चली जाएंगी। हो सकता है आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी समस्या आ रही होगी, लेकिन आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीजें और इसमें क्लियर होती चली जाएंगी। फिलहाल दोस्तों यदि हम बात करें कि और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये कि संधि तो आपकी क्लियर होती है, लेकिन अब संधि विच्छेद करके एक प्रश्न बनता है कि संधि विच्छेद क्या है। तो संधि के नियमों के तहत वर्णों को फिर से उसके मूल अवस्था में लेकर के जाना संधि विच्छेद है। अब यहाँ हमारे प्रश्न कैसे होंगे, तो बस यही आपका प्रश्न है। देवालय आपका एक प्रश्न है कि देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपने जैसे ऐड किया था देव धन आलय और देवालय आपने बनाया था, यानी कि 2 को मिला करके 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो आपने तीसरा वर्ण पाया था, अब आपको उस तीसरे वर्ण से इन 2 वर्णों तक पहुंचना है। मतलब आपका प्रश्न होगा देवालय, देवालय का आपको संधि विच्छेद करना है और आप संधि विच्छेद करेंगे उन्हीं नियमों के तहत। आपने यहां पर देखा कि भाई बड़ा अ बीच में है और आ जो है वो छोटा अ और बड़ा आ के मिलने से या छोटा आ के मिलने से जो भी रूल है वो तो हम आगे देखने जा रहे हैं। यहां पर आप एक एग्जांपल देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो भाई देव धन आलय, तो ये आपका हो गया विच्छेदित रूप। तो ये आपका एक क्लियर होता है। फिर इसके बाद हम बात करें कि आगे और क्या महत्वपूर्ण है, तो आप एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये कि संयोग। ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने देखा कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार होगा वो संधि होगा। अच्छा, यदि विकार नहीं हो रहा है और 2 वर्ण मिल रहे हैं तो वो क्या है, तो वो है संयोग। हर किसी शब्द का संधि हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन संयोग हो ये हो सकता है। कैसे, इसे हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं जल धन दा, तो आपने जब इसे देखा दोस्तों तो जलद होता है,
ठीक इसी तरीके से पंख में जब जा मिला तो पंकज हो गया, मधुर में ता मिला तो मधुरता हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं हो रहा है। दो समीपवर्ती वर्ण मिलते हैं और मिलने से एक नया वर्ण तो सामने है लेकिन कोई विकार नहीं है। तो जब विकार नहीं है तो वो संधि नहीं है, वो क्या है, वो है हमारा संयोग। और संधि की यदि हम बात करें दोस्तों तो संधि तो हमारा क्लियर है। फिलहाल यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, परम धन आत्मा। जैसे ही आपने परम में आत्मा को जोड़ा तो आपने पाया कि बन गया परमात्मा। तो आपका ये क्लियर होता है कि संधि क्या है और संयोग क्या है। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं संधि की, कि संधि के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर संधि के प्रकार हमें देखने मिल रहे हैं तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, तो स्वर के बाद स्वर आए तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दोस्तों जैसे ही हमने देखा कि देव है, देव में आपने देखा आ है, आ एक स्वर है और स्वर के बाद आपको आ मिला, बड़ा आ जो कि स्वर है, तो स्वर के बाद स्वर आया तो वो आपका कौन है, स्वर संधि। बात की जाए व्यंजन संधि की दोस्तों, तो व्यंजन संधि में क्या होगा, वह पॉइंट, देखिए इसे आप बिल्कुल आसान तरीके से समझिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपका वो पॉइंट जहां से आप उसको ऐड कर रहे होते हैं, यानी कि पहला पद या पहला शब्द, उसका अंतिम और दूसरे का आदि, आदि का मतलब पहला, ठीक है, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो इसमें अगर आपको देखने मिला कि भाई देव में लास्ट में आ है और यहां आलय में पहले आ है, इन दोनों के मिलने से दोस्तों तो यहां भी स्वर था, यहां भी स्वर था, स्वर और स्वर बीच में जहां पर आप ऐड कर रहे हैं उसके इस तरफ भी स्वर है और इस तरफ भी स्वर है, तो वो हो गया आपका स्वर संधि, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन की दोस्तों एक छोटी सी जो बात है वो ये, इसका एक रूल है कि भाई व्यंजन हो और व्यंजन के साथ में आपका व्यंजन हो चाहे स्वर हो, कुछ भी हो, लेकिन वहां पर व्यंजन होना जरूरी है। मतलब एक तरफ आपका व्यंजन हो और उसके बाद चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, वो आपका व्यंजन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जगत, जगत में ये ता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ फिर से अब हमें आवश्यकता है हमारे वर्णमाला की, तो आप वर्णमाला का ज्ञान जरूर रखें तो ही आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ता में हलंत लगा हुआ है और ता के हलंत का मतलब है यह आपका मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन का मतलब है कि हलंत वाले जो भी आपके सामने शब्द होंगे। तो आपने यहाँ पर देखा जगत में ता है, मतलब ये हलंत वाला, मतलब ये व्यंजन है। और इस व्यंजन के साथ दोस्तों आप जब नाथ को जोड़ रहे हैं तो आपका यहाँ पर क्या बनता है, जगन्नाथ। तो ये आपका होता है व्यंजन। मतलब व्यंजन की पहचान क्या होगी कि हलंत आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या कहता है, विसर्ग कहता है कि भाई जब आप ऐड कर रहे होंगे तो एक साइड में होऊंगा ही होऊंगा, ठीक है, मतलब मेरी उपस्थिति वहां पर अनिवार्य है। तो जब आप एक तरफ देखेंगे कि विसर्ग है और फिर प्लस के बाद आपका चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कुछ भी हो, वो आपका कहलाएगा विसर्ग। तो विसर्ग संधि बिल्कुल क्लियर है। यहां पर आपको देखने मिल रहा है मनः धन योग, तो आपने देखा मनः या प्रातः धन काल, तो प्रातः तो आपका विसर्ग वहां पर आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहां पर दोस्तों आपके संधि के तीनों प्रकार क्लियर होते हैं। और अब हम आगे बात करते हैं धीरे धीरे संधि के अन्य प्रकारों पर, और एक एक से इसे उठा करके दोस्तों प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं। नोट डाउन भी हम करते चलेंगे तो हमारे पास नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि के विषय में दोस्तों देखने मिल रहा है कि इसके 5 प्रकार हैं। अब इन 5 प्रकार के विषय में यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम हमें देखने मिलता है दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, उसके बाद है वृद्धि स्वर संधि, फिर यड़ स्वर संधि और उसके बाद अयादि स्वर संधि। तो चलिए ठीक है, हम इसमें इसे प्रारंभ करते हैं बारी बारी से। आप सर्वप्रथम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दोस्तों हम बात करते हैं क्रमशः संधियों के बारे में। तो सर्वप्रथम स्वर संधि। स्वर संधि के विषय में अभी हमने देखा कि स्वर के बाद यदि स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, वहां पर स्वर संधि होगी। अब इसके साथ ही यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपके सामने है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और उसके बाद अयादि स्वर संधि। तो हम इसे क्रमशः उठाते हैं और सर्वप्रथम अब हम चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। बात की जाए दोस्तों जब दीर्घ स्वर संधि की, तो यहाँ पर आप यदि इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और इसका एक छोटा सा एक दोस्तों यहाँ पर एक की पॉइंट है जो आपके सामने है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो बात की जाए जब डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों कि जब कभी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो वहां पर दोनों के मेल से दोस्तों जो विकार होगा वो आपका दीर्घ स्वर ही होगा, और ऐसी स्थिति में उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो कैसे, तो चलिए ठीक है, हम इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। एक एग्जाम्पल आपके सामने है रामावतार, ठीक है, एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने, यहां पर आप देख पा रहे हैं रामावतार। अब बात की जाए रामावतार की, तो आपने इसमें पाया कि असल में ये मिलकर कैसे बना हुआ है। तो हमने यहां पर देखा कि भाई राम, ठीक है, धन अवतार, राम धन अवतार। अब जैसे ही आप इसमें देखते हैं राम धन अवतार, तो आपको यहां पर एक क्लियर होता है कि भाई जो हमारा पहला है इसका अंतिम, ठीक है, पहले का अंतिम क्या है, तो आप इसे वर्णमाला के अपने नियमों के अनुसार जब आप इसे ब्रेक करते हैं तो आप इसमें देखते हैं कि रा धन, आपका रा हलंत, धन आ,
धन माँ हलंत धन छोटा आ। तो मतलब आपका यहाँ पर जो माँ है दोस्तों उसमें क्या है, उसमें छोटा आ है, और फिर छोटा आ के बाद आपका यहाँ पर ऐड होता है तो फिर से यहाँ पर आपको मिल जाता है फिर छोटा आ, और उसके बाद फिर आगे की वही कंडीशन जैसा कि आप इसे ब्रेक करते हैं अपने वर्णमाला के नियमों के अनुसार। तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई छोटा आ और छोटा आ जब मिला तो आपका उसने क्या बनाया, उसने बनाया बड़ा आ। अब ये आपका ये की पॉइंट है। अब हम इसे ये भी कह सकते हैं भाई कि ह्रस्व स्वर जब ह्रस्व स्वर से मिला तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला एक दीर्घ स्वर, यानी छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, और यही बड़ा आ आपके बीच में है रामावतार। एक बात। दूसरी बात, इसके नियमों या इस पूरी संधि के दौरान हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है, और वह बात यह है कि जब भी हम किसी भी शब्दों को ब्रेक करें, विच्छेद करें, या हम उन्हें ज्वाइंट करें, जोड़ें, तो हम इस बात का ख्याल रखें भली भांति से, वो ये है कि भाई उसमें सार्थकता का बोध हो, अर्थात वह निरर्थक ना हो, उसमें कुछ ना कुछ सार्थकता हो उस वाक्य में। जैसे आप जब राम शब्द देखते हैं तो एक सार्थकता है और अवतार में एक सार्थकता है, अर्थात आप इसमें ये नहीं करेंगे कि आप इसे ब्रेक करें रा से, कि आपने कहा कि रा और अमावतार, तो ये गलत हो जाएगा। या आप ऐसा सोचें कि रामावत धन आर, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सार्थकता होनी चाहिए। तो उम्मीद आपका ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो अब आपका ये है की पॉइंट, आपने एक परिभाषा लिखी कि ह्रस्व स्वर के पश्चात ह्रस्व आने पे या दीर्घ आने पे या दीर्घ और ह्रस्व के मेल से जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आपका मिलेगा वो दीर्घ ही होगा, और वहां पर कौन सी संधि होती है, तो वहां पर होती है दीर्घ स्वर संधि। की पॉइंट दोस्तों अब अपन इसे देखते हैं। आप इसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले छोटा अ ले लें, फिर आप यहां से क्या ले लें, ये बीच में आपका दोस्तों यहाँ पे प्लस है, ठीक है, आप क्या ले लें यहां से छोटा अ ले लें। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या बन गया बड़ा अ। इसका एग्जाम्पल आपने अभी देखा रामावतार। और एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक है अन्ना भाव। अन्ना भाव में आप देखते हैं अन्न धन अभाव, ठीक है, तो अन्ना भाव। फिर आपने देखा चरणामृत। अब चरणामृत में आपने देखा कि चरण धन अमृत, चरणामृत में क्या हुआ दोस्तों, चरण धन अमृत, तो आपका आ धन आ बराबर बड़ा आ। तो ये भी आपका एक क्लियर होता है यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने और एग्जाम्पलों की दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगला है परमात्मा, ठीक है, परमात्मा जब आप देखते हैं दोस्तों, तो परमात्मा में आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि भाई परम धन आत्मा, तो परम धन आत्मा आपका क्या हो गया परमात्मा। तो आपने देखा कि आपको मिला क्या, यहाँ पर आपको मिला इसका लास्ट जो है वो है आ, और इसका जो स्टार्टिंग है वो है आ बड़ा। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बड़ा आ। क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर देख लिया कि भाई आप किसी भी कॉम्बिनेशन को उठा सकते हैं। आपने आ लिया यहाँ से आपने बड़ा आ लिया, फाइनली आपको बड़ा आ ही मिलना है। तो ये भी आपका क्लियर होता है कि परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। और एग्जाम्पलों की यदि हम बात करें तो रत्नाकर है, रतन धन आकर रत्नाकर, देवालय देव धन आलय, तो आ और आ मिलकर के बड़ा अ बना रहे होते हैं। तो उम्मीद आपका ये क्लियर हो रहा होगा, और आप इसमें सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आपकी चीजें प्रॉपर तरीके से रन कर ले जाएंगी। तो अब एक बार हम इसका पूरा एक सिस्टमेटिक बना लेते हैं, एक चार्ट। तो अब आप इसमें से आपने छोटे ले लिए, यहाँ से अब आप बड़ा आ रख लीजिए, ठीक है, यहाँ से भी अब आप बड़ा आ अर्थात दीर्घ रख लीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर एक बार छोटा ले सकते हैं, फिर एक बार ये बड़ा। आप कुछ भी रखें दोस्तों, आपको फाइनली मिलेगा ये दीर्घ ही मिलेगा, ठीक है। और जब आपको दीर्घ मिलेगा तो वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि वहां पर होगी। अगला है दोस्तों आपका मायाधीन। तो यहां पर आप देखते हैं माया धन अधीन, यानी कि बड़ा अ धन आ बराबर बड़ा अ मायाधीन। करुणावतार यानी कि करुणा धन अवतार, तो यानी कि बड़ा अ धन आ मिला यहाँ पर, और आपका करुणावतार क्लियर होता है। इसके बाद आप देखते हैं बड़ा अ धन बड़ा अ बराबर बड़ा आ। तो जब आप इसे देखेंगे दोस्तों, यानी कि दीर्घ धन दीर्घ बराबर दीर्घ, जब आप ऐसी स्थिति में होंगे तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है महात्मा, महाधन आत्मा। तो इसमें महा में भी बड़ा आ है और आत्मा में भी आपको बड़ा आ मिल रहा है, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका महात्मा। फिर इसके बाद हमने देखा विद्यालय, विद्यालय में भी आपका विद्या आ धन आलय विद्यालय, तो ये क्लियर होता है। ठीक ऐसा ही फॉर्मेट आपका रन करेगा ई वाले में भी, यानी आप यहां से ई लेंगे और फिर इसके बाद इसमें से आप ई लेंगे बराबर बड़ी। तो आप छोटी भी ले सकते हैं, यानी कि आप हस्व भी ले सकते हैं, आप हस्व और दीर्घ ले सकते हैं, आप दीर्घ और हस्व ले सकते हैं, और आप दीर्घ और दीर्घ ले सकते हैं, और आपका आंसर जो होगा दोस्तों वो दीर्घ ही होगा, यानी आपको बीच में दीर्घ देखने मिलेगा। तो अब आपके की पॉइंट की यदि हम बात करें कि आपको क्या देखने मिलेगा, आप कैसे काउंटर अटैक कर सकते हैं किसी दिए हुए क्वेश्चन पर कि इसमें यही है, तो आपको देखने मिलेगा दोस्तों बीचों बीच में आपको या तो बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ या ऋषि आपको देखने मिलेगा।
और इसी से आप उसे क्लासिफाइड कर पा रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, हम इसे अब तेजी से कवर करते हैं ताकि हमारा समय ज़्यादा ना लगे। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि अब भाई अगला है अभीष्ट। जैसे ही आपने अभीष्ट देखा तो अभीष्ट में आपको देखने मिल रहा है बड़ी ई, और बड़ी ई दोस्तों सीधे सीधे यहाँ पर आपको एक क्लू दे रही है, एक हिंट दे रही है कि हम मिलकर बने हैं ई से, ई और ई। तो अभी आपने इसे क्या क्लासिफाइड किया, अभिधन ईस्ट, है ना। तो अभी में छोटी ई और फिर ईस्ट। ठीक ऐसे ही कविंद्र की यदि हम बात करते हैं तो कवि धन इंद्र, फिर इसके बाद कवि इच्छा की तो कवि धन इच्छा, फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जब ई बड़ी ई से मिलेगी, यानी कि हस्व और दीर्घ का मिलन होगा और फिर दीर्घ आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ आपको देखने मिलता है मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर, रतीश, रतीश में रति धन ईश। ठीक ऐसे ही योगींद्र, तो योगी धन इंद्र, योगींद्र हो गया। सचींद्र, सची धन इंद्र हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों तो बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, यानी कि दीर्घ धन हश्व बराबर दीर्घ। तो आपका ये पूरा क्लियर हो रहा है। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पर महिष का, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई के लिए तो मही धन ईश बराबर महिष। और फिर उसके बाद अब हम आते हैं दोस्तों ऊ वाले ब्लॉक में। ठीक है, तो ऊ में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक हस्व और फिर उसके बाद आपका हश्व बराबर दीर्घ। तो आप जब इसमें देखते हैं तो आपको यहाँ पर देखने मिलता है बहुउद्देशीय। जैसे ही आपने देखा बहुउद्देशीय, आपका क्लियर हो रहा है कि बहुधन उद्देशीय, और बहु में छोटा ऊ और उद्देशीय में भी आपका छोटा ऊ। फिर हमने देखा यहाँ पर है लघुत्तर, लघुधन उत्तर, भानुदय, भानुधन उदय, तो ये भी आपका क्लियर होता है। अगला है दोस्तों लघुर्मी। लघुर्मी में आप देखते हैं कि लघु है और धन ऊर्मी है, और ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ आपके बना रहे हैं, यानी कि हस्व धन दीर्घ बराबर दीर्घ। तो ये आपके सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। और अब हम बात करते हैं इसमें दोस्तों ऊ के और एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो लघुर्मी, सिंधुर्मी, ठीक है, धातुष्मा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट डाउन करते चले जाइए। एक एक डेफिनेशन, दो दो आपके एग्जाम्पल और सारी चीजें आपके क्लियर। महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये कि आप इसके लगभग सबके एक एक एग्जाम्पल बना करके रख लीजिए और उसे आप निरंतर प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपकी इसमें कमांड हो जाएगी। अगला है यहाँ पर बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ वाला दोस्तों। तो इसमें आप देख रहे हैं भूर्धव, तो इसमें आपका भूधन उधर। ऐसे ही सरयूर्मी, तो सरयुधन ऊर्मी, भूष्मा भूधन ऊष्मा। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऋ ऋषि का। तो ऋ ऋषि में आपको देखने मिलता है पितृण, तो प्रित धन ऋण, तो प्रित ऋण, तो प्रित ऋण। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपका म्रात ऋण, तो म्रात धन तृण, तो म्रात ऋण, तो ये आपका क्लियर होता है ऋ ऋषि का। और अब इसके बाद हम बात करते हैं गुण स्वर संधि। बात की जाए दोस्तों अब गुण स्वर संधि की, तो यहाँ पर आपका एक की पॉइंट, एक चार्ट आपका क्लियर है। इसमें आपका क्वेश्चन भी सामने दोस्तों, इसमें कैसे प्रश्न होने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं देवेंद्र, ठीक है, आपने देखा देवेंद्र। अब देवेंद्र की यदि हम बात करते हैं, देवेंद्र में यहाँ पर हमें देखने मिलता है देवधन इंद्र। ठीक है, देवधन इंद्र। अच्छा, की पॉइंट हमारा क्या था, हमें यहाँ पर देखने मिला एक ही हमारी मात्रा। तो इसमें हमें देखने मिलेगा कि जैसे ही हमें एक ही मात्रा देखने मिल जाए, ठीक है, चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि आ और आ, ठीक है, आ या बड़ा आ में आपका ई मिले या बड़ी ई तो वो ए बना देगी। आ या आ में दोस्तों ऊ मिले या बड़ा ऊ तो ओ बन जाएगा, और आ या आ में आपका ऋ ऋषि मिले तो अर बन जाएगा। और इस तरीके से आपके यहाँ पर की पॉइंट आपके हाथ में है। अब आपका ये क्लियर है कि कैसे यहाँ पर हम पहचान करेंगे। ये एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपका पहचान पत्र है कि आप किसी भी चीज को कैसे पहचान रहे हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देवेंद्र में आपको देखने मिला दोस्तों एक ही मात्रा, और आपने यहीं से इसे समझ लिया कि भाई ये यहीं से ब्रेक हो रहा है। तो ये संधि विच्छेद वाली बात हुई देव धन इंद्र। अब जब आप इसमें देखते हैं तो वा में आपको देखने मिलता है आ और धन ई, और जैसे ही आ और धन ई होगा दोस्तों वैसे ही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ए। एक ही मात्रा आपका यहां पर क्लियर होती है। तो ये था कमांड हासिल करने के लिए कि कैसे हम इसे पहचाने, पहचान देखने के लिए। तो आपका देवेंद्र यहाँ पर क्लियर है। आगे यदि हम बात करें तो अगला है उपेंद्र। उपेंद्र में आपको देखने मिलेगा दोस्तों एक ही मात्रा जहां से है वहीं से है, ठीक है, वहीं से आपको इसे ब्रेक करना है। उपधन इंद्र, उपेंद्र। अगला है सुरेंद्र, तो सुरधन इंद्र, सुरेंद्र। अगला है नरेंद्र, तो नरधन इंद्र। तो इस तरीके से आप इसे आगे भी कंटिन्यू करके आप इसे समझ सकते हैं। अब आप इसके लिए किसी भी बुक, कोई भी पब्लिकेशन हो दोस्तों, अब आपको सिर्फ और सिर्फ बस उठाने हैं अपने एग्जाम्पल और उस पर वर्क करना है। आगे यदि हम बात करें ठीक इसी तरीके से अधन बड़ी ई के लिए, इसमें भी आपका ए होगा जैसे सुरेश। सुरेश का होगा दोस्तों सुरधन ईश, ठीक है, सुरेश का क्या होगा सुरधन ईश, और सुरधन ईश मिलकर के बनता है दोस्तों सुरेश। तो यहां आपका आ मिला और आ के बाद आपको मिल गया ई और आपका ए हो गया। तो ये आपका क्लियर होता है। ठीक इसी तरीके से सोमेश, तो सोमधन ईश सोमेश। खगेश, खगधन ईश खगेश। और गणेश, गणधन ईश गणेश। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बड़ा अधन ई बराबर ए। सुधेंद्रु, सुधाधन इंद्रु, सुधेंद्रु। महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र। राजेंद्र, राजाधन इंद्र राजेंद्र। और यथेष्ट, यथाधन इष्ट
यथेष्ट। तो ये भी आपका क्लियर होता है। इसके बाद आगे यदि हम बात करें दोस्तों इसी कड़ी में, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ओ के लिए। तो जैसे ही हम आ में ऊ को ऐड करेंगे वैसे ही हमारा ओ बन जाएगा और ओ ही हमारा यहाँ पर पहचान होगा। तो इसमें आपके सामने है सूर्योदय, सूर्य धन उदय। सूर्य में आपने देखा कि भाई जो अंतिम है वो है आ, और आ में जब आप ऊ को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा ओ। तो सूर्योदय, आ में जब आप ऊ को जोड़ेंगे तो आपका बनेगा ओ, और आपका यहाँ पर क्लियर होता है सूर्योदय। सूर्योदय में क्या है दोस्तों, तो ओ यानी कि गुण स्वर संधि है। ऐसे ही चंद्रोदय, चंद्र धन उदय। ठीक ऐसे ही परोपकार, पर धन उपकार। तो पर में आपका आ मिल गया और ऊ, और आ ऊ मिलकर के ओ बन गए। अगला है दोस्तों समुद्रोर्मी यानी कि समुद्र धन उर्मी। तो यहाँ पर आपका देखने मिला कि भाई आ धन ऊ बराबर ओ समुद्रोर्मी। फिर इसके बाद हमने देखा नवोड़ा, तो नव धन ऊड़ा यानी कि नवोड़ा। जलोर्मी, जल धन उर्मी, जलोर्मी। कक्षोन्नति में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कक्षा धन उन्नति यानी कि आ धन ऊ मिलकर के ओ बनेंगे और कक्षोन्नति हो जाएगा। इसके बाद महोत्सव में महाधन उत्सव और आपका ओ हो जाएगा, आ धन ऊ बराबर ओ महोत्सव। ठीक इसी तरीके से महोदधि में महाधन उदधि, महोदधि। और अब आप आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों इसमें, तो आप देखते हैं एक और है आपका महोर्मी या दयोर्मी। तो इसमें आपको देखने मिल रहा है महाधन ऊर्मी, दयाधन ऊर्मी। तो उम्मीद है आपके ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। और अब हम देखते हैं दोस्तों अर वाले, कि अर में आपका कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने मिलने वाला है। तो आपके यहाँ पर दोस्तों जो भी एग्जाम्पल है वो सामने है। बात की जाए सप्तऋषि या ब्रह्म ऋषि या देवर्षि या राजर्षि, तो इसमें कुल मिलाकर के आपको देखने मिल रहा है कि सप्तधन ऋषि। जैसे ही आप उसका जब उच्चारण करेंगे तो आपको देखने मिलेगा वहां अर वाला साउंड आपको देखने मिल रहा है, सप्तर्षि। ठीक है, या ब्रह्मर्षि, ये ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि, तो वो अर आ गया। तो आपका हुआ क्या है, आ या बड़ा आ मिल करके रि ऋषि से अर वहां पर बनाता है, और आपको बीच में वहां पर देखने मिल रहा है अर। अर्थात चाहे हमारा प्रश्न आपका एक पूरा का पूरा एक वाक्य वहां पर दिया हो, एक शब्द दिया हो, और उससे बोले कि संधि का आप विच्छेद करें, या दो अलग अलग पद दे करके बोले कि संधि बताइए कि कौन सी है, तो आपके ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं। सप्तऋषि। फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर महर्षि, महाधन ऋषि, बड़ा अधन ऋषि बराबर अर। तो आपका महाधन ऋषि यानी कि महर्षि। तो यहाँ पर दोस्तों आपका गुण स्वर संधि कंप्लीट होती है। अब बात की जाए आगे के हमारे जो और बाकी हैं, जैसे कि वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कवर करेंगे, वृद्धि, यड़, अयादि, और उसके बाद हम एक सीक्वेंस से व्यंजन और व्यंजन के बाद विसर्ग संधि को भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों हम वृद्धि स्वर संधि से यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हमने ये देखा हुआ था कि भाई जो भी आपके ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, वे ह्रस्व या दीर्घ से मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों हमने इसके पहले देखा हुआ है कि भाई हमें मुख्य तौर पर उसमें देखने मिला कि बड़ा अ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये था दोस्तों हमारा दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद हमने देखा हुआ है गुण स्वर संधि, और गुण के अंतर्गत हमने देखा हुआ था कि हमें वहां पर देखने मिला ए और ओ। ठीक है, ए और ओ वाली स्थिति देखने मिली, या हम कह सकते हैं कि यदि हम मात्राओं में ले तो हमने ए की मात्रा देखी और ओ की मात्रा वाला फॉर्मेट देखा हुआ है। ये था हमारा गुण। एक एक यदि हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि हमने देखा हुआ था विद्यालय, हमने देखा हुआ था परीक्षार्थी, और हमने जब बात आती है गुण के लिए तो गुण में हमने देखा हुआ है नरेंद्र, या हमने देखा हुआ है सूर्योदय। तो यहाँ हमें ओ देखने मिलता है। या इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसके पहले हमने देखा हुआ है जलोर्मी, जलोर्मी भी हमें एक देखने मिला था। तो ये दोस्तों हमने देखा हुआ था। आज हम देखने जा रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि के विषय में आपको बता दें कि जैसा कि दीर्घ में आ, ई, उ, या गुण में ए और ओ, तो वृद्धि में दोस्तों आपका कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको ए में आपकी एक और मात्रा, यानी कि आपको यहाँ पर ए की मात्रा देखने मिलेगी, या फिर आपको दोस्तों ओ की मात्रा देखने मिलेगी, ओ औरत वाली। ये दो आपका इसमें की पॉइंट होंगे। आप इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे आपका लोकेशना है, लोकेशना यानी कि लोक धन एशना, लोक धन एशना, तो लोकेशना हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका लोकेशना है वो आपकी ए की मात्रा है या ए है। अब ये बनता किससे है, तो ये बनता है भैया आ या इसके अलावा आप जब इसमें ऐड करेंगे ए या ए को, तो जब आप ऐसा कुछ ऐड करते हैं या किसी संधि में ऐसा आपको देखने मिलता है पदों में, तो वहां पर दोस्तों कौन सी संधि होगी, वहां पर होगी आपकी वृद्धि संधि, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना। पहले आपकी एक मात्रा थी, अब एक मात्रा से दो मात्रा हो गई। पहले आपकी गुण में एक आपका ओ है, फिर इसके बाद आपका ओ हो गया, तो यहाँ पर वृद्धि हमें देखने मिल रही है। तो ये आपकी कौन सी वृद्धि स्वर संधि। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं लोकेशना, यदि हम बात करें दोस्तों लोकेशना के लिए, तो आपको देखने मिल रहा है लोक धन एशना, लोक धन एशना, और ये हो गया आपका लोकेशना। ठीक है, तो लोकेशना जो आपका यहाँ पर होता है दोस्तों, लोकेशना जो आपने एक शब्द देखा कि लो
लोकेशना। तो ये लोकेशना वास्तव में हुआ कैसे, तो हमें देखने मिला लोक और एशना। का में दोस्तों आ है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम पहले से ही देखते चले आ रहे हैं कि भाई का अपने आप में का नहीं था। का जो है शुद्ध रूप आपका कैसा था, तो शुद्ध रूप आपका था दोस्तों हलंत वाला। इसमें आ आपने ऐड किया हुआ तब जाके ये का बना। तो आपका यहाँ पर आ मिला और आ के बाद ए मिला। और जब कभी ऐसी स्थिति होगी कि आ मिले और आ के बाद ए मिले तो वो हो जाएगा ए, और ए होने पर आपकी कितनी मात्राएं दोस्तों, ये 2 मात्राएं। तो ये आपका हो गया लोकेशना। तो यहाँ पर वृद्धि हुई, तो ये कौन सी संधि हुई, ये हुई आपकी वृद्धि स्वर संधि। तो इसे अब हम तेजी से कवर करते हैं। आप और एग्जांपल देख सकते हैं। एक एग्जांपल है दिनैक, यानी कि दिन एक, दिनैक, या एक भी हो सकता है। एक की हम बात करें दोस्तों तो एक में क्या होगा आपका, एक में आपके ऐसा कुछ आपको देखने मिलेगा, एक यानी कि एक धन एक। तो ये आपका एक जो है ये आपको यहाँ पर क्लियर करता है कि भाई एक और एक मतलब कि एक ही ये हो गया आपका यहाँ पर, और यहाँ कौन है आ, और आ और ए मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। अगला है दोस्तों धर्मैक। आप देख पा रहे हैं कि धर्म है, ठीक है, धर्म और धर्म के साथ में जोड़ा गया है एक को, और धर्म और एक के जोड़ने पर हो रहे हैं यहाँ पर दोस्तों धर्मैक आपको यहाँ पर देखने मिला। अब भाई धर्म में आपका कौन है, धर्म में है आपका आ। तो चलिए ठीक है, हमने देखा आ कहाँ है, हमारा आ ये है, फिर ए है, ए ये है, और ए मिलकर के ए हो गई, यानी कि आपकी ये 2 मात्राएं आपको देखने मिल गई यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पाया कि भैया कौन सी संधि है। यहाँ पर यहाँ एकदम क्लियर होता है कि यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि वृद्धि हो रही है मात्रा में। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों तो धनेश्वर है, यानी कि धन ऐश्वर्य है, तो धनेश्वर हो गया। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों एक देव आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें वास्तव में है क्या, तो एक देव में है आपका एकदा, ठीक है, प्लस एव, एकदा प्लस एव। तो इस तरीके से ये बना एक देव। तो यहाँ हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ आपका लास्ट में है बड़ा आ, ठीक है, इसका जो अंतिम है वो कौन है, वो है बड़ा। और इसकी परिभाषा यही थी कि भाई पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का आदि वर्ण। तो यहाँ पर आपको देखने मिला दोस्तों आ धन ए, और आ और ए मिलकर के क्या बनाते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ और ए मिलकर के बनाते हैं ए। तो ये आपका क्लियर होता है। यहाँ पर एक देव है। इसके बाद तथैव की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, अगला आपका तथैव है, तो तथा धन एव, तो ये भी आपका क्लियर होता है, तथैव हो जाएगा। अगले की बात करें यहाँ पर तो सदैव सदा धन एव आपका क्लियर होता है। सर्वदैव यानी कि सर्वदा धन एव, वसुधैव यानी कि वसुधा धन एव, वसुधैव कुटुंबकम हम बहुत सुनते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। तो ये है दोस्तों आपका वृद्धि स्वर संधि का एक और आपके सामने टाइप। अगले की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे महेश्वर यानी कि महाधन ऐश्वर्य, तो ये ए हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। रमेश्वर यानी कि रमाधन ऐश्वर्य। अगला है दोस्तों आपका अब ओ की बात। ए आपकी क्लियर होती है, अब बात आती है ओ की, यानी आप इनमें आ रहे हैं, और ये केवल 2 नहीं है, ये 4 हैं। भाई सीधी सी बात है, आपको देखने मिल रहा है कि आ और बड़ा आ में यदि आप ओ और ओ को जोड़ेंगे या ऐड करेंगे, ठीक है, जब ज्वाइन कराएंगे आप इसे दोस्तों, तो आपका क्या निकल करके आएगा यहाँ पर, यहाँ आपका निकल करके आने वाला है ओ की मात्रा। तो चलिए ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। आपका एग्जाम्पल सामने है। यहाँ एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों उष्णोदन, ठीक है, उष्णोदन यानी कि उष्ण और ओदन, उष्ण और ओदन मिलेंगे तो उष्णोदन बना देंगे। पहचाने कैसे हम, पहचानने का तरीका बहुत आसान है। पहचानना है आपको उसकी मात्रा से। मात्रा कौन सी लगी हुई है, आपने मात्रा देखी यहाँ पर कि भैया जो मात्रा है वो कौन सी है, वो है उष्णोदन, यानी कि मात्रा है यहाँ पर ओ की, और ओ की मात्रा देखते ही आपको समझ जाना है कि यदि बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, तो ये कौन है, ये है दीर्घ स्वर संधि। यदि ए है, ठीक है, यदि आपकी मात्रा सिर्फ एक ऐसी मात्रा बीच में थी जैसे नरेंद्र में थी, ठीक है, तो ये कौन होगा, आपका गुण होगा। यदि आपका ऐसी स्थिति है कि ओ की मात्रा है तो गुण होगा, लेकिन जैसे ही ये मात्राएं डबल हो जाए मतलब आपका यहाँ पर कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर है वृद्धि। और अभी हमें देखने मिल रही है कि यहाँ ओ नहीं, यहाँ ओ है, यानी कि वृद्धि। तो आप इसे 2 भागों में बांटेंगे तो क्या लिखेंगे, उष्ण धन ओदन, उष्ण धन ओदन, तो ये हो जाएगा उष्णोदन। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यदि हम अगले की बात करें तो अगला आपका यहाँ पर है जलौस, यानी कि जल धन ओस जलौस, जलौघ यानी कि जल धन औघ, परमोजस्वी यानी कि परम धन ओजस्वी, तो ये आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों अगले, तो अगला है परमोदार्य यानी कि परम धन औदार्य, और अगला है दोस्तों यहाँ पर प्रौद्योगिकी यानी कि प्राधन औद्योगिकी। इसे हम प्रौधन औगिकी क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका कारण है, उसका सबसे प्रमुख कारण ये है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सार्थकता का बोध नहीं है। लेकिन जब आप उसे प्राधन औद्योगिकी करते हैं तो उद्योग या औद्योगिक या औद्योगिकी एक सार्थक शब्द है, इस कारण से इसे ऐसे
अलग किया जाता है, या इसे ऐसे विच्छेदित किया जाता है, या ऐसे इसे ज्वाइन किया जाता है, इसे संधि को जोड़ा जाता है। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इसी कड़ी में अगला आपका है महोजस्वी यानी कि महाधन ओजस्वी, और एक है महोज यानी कि महाधन ओज। और फिर इसके बाद आप देखेंगे आधन औ वाली स्थिति, यानी कि ये बड़ा अ और आपका औ, और ये दोनों मिलके भी क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे औ। आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको ये की पॉइंट नोट रखना है, ठीक है। आप इसे नोट रखें, इसके जितने आयाम हो सकते हैं आप वो बनाएं। एक प्रश्न आपका डायरेक्ट ऐसा ही देखने मिल जाएगा कि हो सकता है आपके सामने ऐसे रख दिए जाए कि आ धन ए बराबर क्या होगा, तो ये आपको चूज करना होगा। वहां ऑप्शन होंगे आपको चयनित करने होंगे। तो भाई अगर पढ़ रखे हो, आपने नोट्स बना रखे, रिवीजन कर रखा है, तो डेफिनेटली आपसे बन ही जाना है। तो यहाँ आपका ये भी ठीक है। अगला महौषधि यानी कि महाधन औषधि, महोदार्य यानी कि महाधन औदार्य, ये आपका यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट होता है। आगे अब बात की जाए दोस्तों स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले यड स्वर संधि की, तो अब आपको यहाँ पर बता दें कि यड स्वर संधि के लिए जो की पॉइंट है वो है आपके कि भाई ई और ई के बाद, ठीक है, या तो छोटी या बड़ी ई के बाद आपका कोई भी असमान स्वर हो तो वो उसे क्या बना देगा, या में तब्दील कर देगा। ऐसे ही ऊ और ऊ जो है दोस्तों ये आपका तब्दील हो जाएगा वा में, और री ऋषि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों वहां पे रा। तो इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसमें देख पा रहे हैं इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है इसमें या मिलना। जैसे अध्यक्ष, आपने देखा अध्यक्ष, अब अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आपने जैसे ही देखा अध्यक्ष, तो अध्यक्ष को देखते ही आपको एक तो यहाँ पर भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना ही आपको यहाँ पे बड़ा आ मिला, ना ही बड़ी ई मिली। और हमने पहले ही कहा है कि यदि बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, तो मतलब कौन हो गया, ये दीर्घ, ठीक है। फिर इसके बाद ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो ये दोनों कहाँ चलेगा, ये चलेगा दोस्तों गुण में, या फिर अर भी मिल गया तो। फिर तीसरा आपका ए मिल गया या ओ मिल गया, तो ऐसी स्थिति आपकी ले जाएगी इसको कहाँ, वृद्धि। तो अब ये तीनों तो है ही नहीं, तो अगर ये तीनों नहीं है तो मतलब कि ये तीन आपके संधि तो यहाँ पर नहीं हो सकते। इसमें आपको देखने मिल रहा है या देखते ही आपको आंसर लगा देना है कि भाई यड़, लेकिन थोड़ा सा आप इसके नियमों में भी चले जाएं। तो आप जब इसमें देखते हैं कि भाई या किससे बनेगा, तो या बन रहा है यहाँ पर ई धन आ से या, ई धन आ से या, यानी कि ये टूटेगा किसमें दोस्तों, तो अधि यानी कि ई धन आ। अब आ कैसे दोस्तों, तो यहाँ पर अक्ष। तो आपका यहाँ पर ये क्लियर होता है कि ये क्या है, आपका अध्यक्ष का जो विच्छेद है वो है अधि धन अक्ष। तो विच्छेद करते भी आपसे बन रहा है, या फिर अधि अक्ष लिखा हुआ तो आप उसे अध्यक्ष भी लिख सकते हैं। और बात जब आएगी पहचान की कि अध्यक्ष में कौन सी संधि है, तो आप इसे पहचान सकते हैं इसके या से। तो इसके कुछ नियम है, इसे आप जरूर नोट कर लें, छोटे से की पॉइंट हैं, रूल हैं, इन्हें आप नोट करें। इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई ई और ई मिलेगा अगर किसी भी असमान स्वर से, मैटर ही नहीं कर रहा है कि किससे मिल रहा है, किसी भी स्वर से मिल रहा है, कोई भी असमान स्वर से, तो वो वहां पर कहाँ आपको लेकर के चला जाएगा, या में लेकर चला जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पर स्वर आपका असमान होना चाहिए, यानी कि वो स्वर ना हो बस, है ना, समान ना हो। तो अब देखें यहाँ पर ई में जब आपने आ मिलाया तो या बन गया। हमने ये देखा भाई कि ई में यानी छोटी ई में आ मिलाए तो या बन गया। ऐसे ही ई में आप बड़ा आ मिलाएंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, या बड़ा, ठीक है। ई में ऊ को ऐड करेंगे तो यू, और ई से मैटर नहीं है, ई में आपका बड़ी ई भी यहाँ पर हो सकती है, तो बड़ी ई भी आपका यहाँ पर देखने आपको मिल सकता है। हम और बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में दोस्तों आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने मैच्योर होते चले जाएंगे, उतने आप कमांडेड होते चले जाएंगे, आपको चीज़ें उतनी व्यवस्थित तौर पे समझ में आती चली जाएंगी, उतने ही आप सहज रहेंगे। तो चलिए ठीक है, हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला है अत्यंत यानी कि अति धन अंत, ई धन आ या अत्यंत। अभ्यर्थी, आपने या देखा, यहाँ पर आपको तुरंत आंसर लगा देना है कि भाई अभिधन अर्थी यानी कि अभ्यर्थी, तुरंत आंसर इसका चला जाएगा आपका यण की ओर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखेंगे ई धन बड़ा अ बराबर या, और आपका प्रश्न है दोस्तों आपके सामने अत्याचार। अत्याचार में आपका बड़ा आ तो मिल रहा है, तो आप जा सकते हैं कहाँ, आपके दीर्घ की ओर, लेकिन थोड़ा ठहर करके देखना है कि भाई इसमें या भी तो है, और अगर या है तो इसका मतलब है कि ये या बना कैसे है, ये बना है ई धन आ से, बना या। तो यानी अत्याचार यानी अति धन आचार, तो अत्याचार, अति धन आचार, अति में दोस्तों आपको छोटी मिल गई, धन आचार में आपको बड़ा आ मिल गया, और छोटी ई धन बड़ा आ बराबर या, अत्याचार। यहाँ पर आपका ये भी क्लियर होता है। अत्यानंद यानी कि अति धन आनंद, गत्यात्मक यानी गति धन आत्मक, है ना, तो ये आपका ये क्लियर होता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यू की ओर चलते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा अत्युत्तम,
यानी अति धन उत्तम तो अत्युत्तम, अत्युक्ति यानी कि अति धन उक्ति, तो ये भी आपका क्लियर होता है। फिर है दोस्तों अत्युष्म यानी कि अति धन ऊष्म, अत्युष्म। फिर है अत्यूर्ध्व यानी कि अति धन ऊर्ध्व यानी अत्यूर्ध्व, तो ये भी आपका क्लियर होता है। फिर है प्रत्येक यानी प्रति धन एक, प्रत्येक। फिर है मत्येक यानी मति धन एक, अध्येषणा यानी अधिधन एषणा, तो ये भी आपका क्लियर है दोस्तों। फिर हम चलते हैं य की ओर, अत्यैश्वर, ठीक है, अत्यैश्वर। आप दो मात्रा देखते हैं तो मन में एक बार ख्याल आएगा कि भाई दो मात्रा किस में थी, ए की मात्रा थी वृद्धि में, लेकिन जैसे ही हमने या को देखा तो हम थोड़ा सा ठहरेंगे, रुकेंगे, रूल को सोचेंगे, देखेंगे क्या कहीं हमारा यड़ का रूल तो नहीं फॉलो हो रहा है, यदि हो रहा है तो हम थोड़ा सा ठहर करके आंसर का चयन वहाँ पर करेंगे। तो ठीक ऐसा ही है। आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अत्यैश्वर, हमें देखने मिला कि भाई अति धन ऐश्वर्य यानी कि अत्यैश्वर। यो की बात करें दोस्तों तो ई धन ओ मिलकर के यो बनाएंगे, ये हमने पहले ही देखा हुआ है कि ई धन ओ यो। अच्छा एक बात आपको यहाँ पर बता दें, आपके प्रश्न इनसे भी डायरेक्ट हो सकते हैं कि ई धन ओ मिलकर क्या बनाएंगे, तो यो। ऐसे ही उ या उ अगर किसी असमान स्वर से मिलेंगे, मतलब आपका यहाँ पर भी ऐड करने पर उ या बड़ा उ ना हो और कोई भी स्वर हो तो वो आपका वा उसको बना देगा। जैसे कि हमने कहा उ धन आ यानी कि वा, उ धन बड़ा आ यानी कि बड़ा वा, उ धन आपका, अब समान स्वर आप नहीं मिलाएंगे, आप उ नहीं मिलाएंगे, उससे आप ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वे। तो ये अभी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी कड़ी में। अगला एग्जांपल है आपके सामने यो वाला। यो में आप देखते हैं अति धन ओज यानी कि अत्योज, दध्योधन यानी दधि धन ओदन। फिर इसके बाद हमने देखा यौ के लिए दोस्तों अत्योचित यानी कि अति धन औचित, तो ये आपका हो गया अत्योचित। अत्योदार्य यानी कि अति धन औदार्य। फिर इसके बाद हमने देखा कि दोस्तों आगे चल करके ऐसे ही और भी बनते चले जाएंगे। तो आपके सामने एक और तस्वीर है, इसमें आप देख पा रहे हैं देव्यंग यानी कि देवी धन अंग, ठीक है। तो बड़ी ई और आ मिलकर के आपका या बना रहे हैं, देवी धन अंग, ठीक है। सार्थकता बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सार्थक होना चाहिए। ठीक ऐसे ही देव्यालय आपको देखने मिल रहा है, देवी धन आलय, देव्यागमन यानी कि देवी धन आगमन। फिर आगे चलने पर आप इसमें पाते हैं कि अब हम चलते हैं वा की सीरीज में, या के बाद अब वा में, या से ऐसे ही और बनेंगे और आप इसे ऐसे ही व्यवस्थित तौर पर बना लीजिएगा और एग्जाम्पल पर आप वर्क कर सकते हैं किसी भी पुस्तक के माध्यम से। फिर आपने देखा यहाँ पर वा है, ऊ धन आ वा, तो इसमें आपको देखने मिल रहा है स्वच्छ यानी सुधन अक्ष, स्वच्छ, ठीक है, सुधन अक्ष स्वच्छ। आपने वा देखा और थोड़ा आपको ठहरना है, आपको वहीं से अपने आंसर का चयन करना है। फिर आपने देखा अनवर्थ यानी कि आपका यहाँ पर अनुधन अर्थ। फिर है एक मध्वरी यानी कि मधुधन अरि। एक है अनवय यानी अनुधन अय, अनवय अनुधन अय। तो अनुधन अय में आपको मिला अनु यानी कि छोटा ऊ धन अय, और जैसे ही आप ऊ में आ को मिलाते हैं दोस्तों तो आपका क्या निकल करके आएगा, ऊ में आ को मिलाने पर आपको निकल करके आएगा दोस्तों वा। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अन्वादेश है अगला यानी कि अनुधन आदेश, मध्वालय यानी मधुधन आलय, स्वागत यानी सुधन आगत, स्वागत तो वाह है। फिर वी है अन्विति यानी अनुधन इति। फिर तन्वी तनुधन ई, बड़ी ई तो तन्वी। फिर अन्वीक्षा यानी अनुधन इच्छा। फिर इसके बाद अन्वेषण यानी अनुधन ऐषण। दोस्तों इसी कड़ी में गुरुवैश्वर्य यानी गुरु धन ऐश्वर्य, तो ये हो गया आपका गुरुवैश्वर्य। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके सारे यहाँ पर सॉल्व होते चले जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर रा की दोस्तों, कि री ऋषि वाले र को जब आप आ से मिलाएंगे तो आपका रा वाला यहाँ पर साउंड आएगा। मैटर नहीं कर रहा है दोस्तों कि री ऋषि ही यहाँ पर हो या आ ही यहाँ पर हो, बस आपको समान से नहीं मैच करना है। यानी अगर री ऋषि वाला आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है तो आपके यहाँ पर री ऋषि को छोड़ करके कोई भी स्वर हो। अब बात ये आती है कि अगर ऐसे शब्द बहुत कम है तो हमें परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। सामान्यतः कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगातार पूछे गए होते हैं और उन्हीं से प्रश्न आपको देखने मिल जाते हैं, पर प्रैक्टिस जरूरी है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस आप करते रहें। तो फिलहाल यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें देखने मिलता है कि रे ऋषि में आ को मिला करके रा शब्द आपको देखने मिलेगा, और पितृ धन अनुमति यानी पितृ अनुमति। आप इसमें त्रा देखेंगे, आप पहचान जाएंगे कि भाई ये त्रा जो है त और रा है, ठीक है, और ता और रा है का मतलब यह है कि पितृ धन अनुमति। आप यहाँ से इसे तोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आपने देखा मात्र अनुमति यानी मातृ धन अनुमति। फिर इसके बाद दोस्तों अगला है मात्राज्ञा यानी कि मातृ धन आज्ञा, तो मात्राज्ञा हो गया। एक हो गया पित्रादेश यानी कि पितृ का आदेश, पितृ धन आदेश। फिर इसके बाद आपको मात्रादेश यानी मातृ धन आदेश। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर यड़ संधि कंप्लीट होती है। आपको बस इतना ही याद रखना है जो आपके की पॉइंट हैं कि इसमें आपको क्या देखने मिलने वाले हैं, या, वा और रा, कुछ ऐसी स्थितियां, जबकि इसके पहले की चीजें आपके सामने क्लियर है।
और अगला दोस्तों अब हमारे सामने है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि के विषय में आपको यहाँ पर बता दें, इसमें जो सबसे पहले महत्वपूर्ण है, जो की पॉइंट हमारे होंगे वो होंगे अय, आय, आई, अव। हम जब इसे लिख रहे होते हैं अयादी, तो जैसे ही हमने अयादी लिखा दोस्तों, तो इसका की पॉइंट ही है आय। आय वाले शब्द आपको यहाँ पर देखने मिलने वाले हैं। इसकी बात हम यदि एग्जाम्पल के साथ करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल आपके सामने, आप यहाँ पर देख रहे हैं नयन। नयन, जैसे ही आपने देखा नयन, आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो आपको यहाँ पर एक भाव देखने मिलेगा आय का। कैसे? ना जो है दोस्तों, ये ना हलंत धन आ, और आ के साथ में य को अगर आप ऐड कर दें तो आय, तो आय आपका यहाँ पर देखने मिल गया। मतलब आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है। नयन, आय का साउंड जैसे ही आपको मिला, आपका क्लियर होता है कि ये कौन है, ये है अयादी। ठीक ऐसे ही नयन, शयन, चयन, अब इन सब में होना क्या है दोस्तों, तो अब आपको वैसे ही इसे उन्हीं नियमों के तहत आपको इसे विच्छेदित करना है ए और आ से, यानी कि ने धन और आ यानी अन। तो ये ने, ए और आ मिलकर के दोस्तों क्या बना देगा आपका, इसका ए और आ को मिलाएंगे जब आप, तो आपका मिलेगा आय। ये आपका एक यहाँ पर की पॉइंट आपका निकल करके सामने आता है कि आपने जब ए और आ को मिलाया तो आपका आय हो गया। तो ये हो गया नयन। ऐसे ही शयन में हो जाएगा से धन अन, शयन। ऐसे ही चयन में चे धन अन, चयन। आय, आय का साउंड आया तो चा में आप एक ही मात्रा लगाएंगे इनके नियमों के तहत, और फिर आपका दूसरे ब्लॉक में हो जाएगा अन। तो ये आपकी बात हुई आय की। अब हम यदि बात करें आय की, तो आपका अगला है सायक, ठीक है, या गायक या गायन। तो जैसे ही आपने गायक बोला, ठीक है, या आपने गायन बोला, गायन, तो गायन बोलते ही आपको यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों आय। आय शब्द आपको मिला, मतलब आपका ये कौन है, अयादी है, और आय टूटा है दोस्तों ए धन आ से, यानी कि यहाँ आपको मिलेगा गे, अच्छा ठीक है, गे धन अन, गे धन अन। अच्छा, ये आप दो मात्राएं क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक मात्रा, तो एक तो स्वयं एक ही हो गई और एक और ये, तो ये जो है आपका ये वाली मात्रा आपकी होती है एक मात्रा, और ये होता है आपका दोस्तों यहाँ पर दो मात्रा। तो इस तरीके से क्लियर होता है कि यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, गे धन अक या गे धन अन। गे धन अक गायक के लिए और गे धन अन गायन के लिए। ऐसे ही नायक, नय धन अक यानी कि नायक। अगला है दोस्तों आई। एग्जाम्पल में है नायिका, यानी कि ने, ठीक है, ने धन इका, नायिका। गायिका में हो जाएगा गे धन इका यानी गायिका। ऐसे ही अगले की यदि हम बात करें दोस्तों, अब हमें देखने मिल रहा है भवन। भवन, तो यहाँ भवन की यदि हम बात करते हैं तो हमें देखने मिला भवन में, जैसे ही हमने भवन लिखा दोस्तों, तो हमें देखने मिला भवन में आओ, ठीक है। तो आओ कहाँ पर है, यह आपका आओ, ओ धन आ से आओ, तो भवन आओ, तो आप इसे क्या करेंगे, भो धन अन, भो धन अन। और जैसे ही आपका ओ धन आ हुआ तो आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया आओ। तो ये आपका एक और यहाँ पर क्लियर होता है, ये भी आपका एक की पॉइंट है। तो कुल मिलाकर के आपको इस बात पे जोर देना है कि यदि आप उसका उच्चारण करते हैं और आपको अय, आय, आई, आओ, आवी, अवी, आओ, आवी, आवू ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं, तो वो आपका आंसर कहाँ जाएगा, अयादी में जाएगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, आप जब भवन देखते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ना ही इसमें बड़ा आ है, ना ही बड़ी ई, ना ही बड़ा ऊ, ना ही ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ये कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कुछ और है, कुछ और छुपा हुआ है जो आपको ढूंढना है। तो आपका यहाँ पर ये क्लियर होता है दोस्तों भवन भी। आगे यदि हम बात करें इसी कड़ी में, तो हमें देखने मिला पवन, पोधन अन पवन। ऐसे ही भवती यानी कि भोधन अति, तो भवती होता है हवन, होधन अन हवन। अगला है दोस्तों भविष्य। भविष्य की यदि हम बात करते हैं तो भविष्य में हो जाएगा अवि, अवि देखने मिला। और अवि दोस्तों आपका क्या है, तो अवि है आपका ओधन ई, यानी कि इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका यहाँ पर भोधन ईश। तो भविष्य ओधन ई से आपका अवि। अगला है गवीस, ठीक है, यह रवीश कुमार का आपने नाम सुना ही होगा, तो रवीश या गवीस आप कुछ भी देख सकते हैं इसमें। तो गोधन ईश से गवीस और रोधन ईश से रवीस, तो अभी अभी इसमें देखने मिल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका अयादी। ऐसे ही यहाँ पर है पावन, धावक, पावक। पावन की हम बात करें तो पौधन अन से पावक। ऐसे ही धावक, धौधन अक से धावक। ऐसे ही पावक, पौधन अक से पावक। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं कि औधन आ से आपके आओ वाले सेगमेंट निकल करके सामने आते हैं। और अगला दोस्तों आपके सामने है नाविक। नाविक की यदि हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि नाविक में जैसे ही आपने नाविक को लिखा, आपको देखने मिला आवी। और आवी कहाँ पर है दोस्तों, तो आवी आपका है ये नाविक, यानी कि औधन ई। और औधन ई का मतलब होता है यहाँ पर कि नौ धन इक, यानी कि नाविक, नौ धन इक। तो इसमें हो गया आपका नाविक। प्रभावित,
प्रभावित के लिए है प्रबोधन इत, प्रभावित, प्रस्तावित यानी कि प्रस्तोधन इससे हो जाएगा आपका प्रस्तावित। प्रस्तावित, प्रस्तावित को हम अच्छे से यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इस शब्द को हम अच्छे से जानते हैं। प्रस्तावित, प्रस्तावित में जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ देखने मिला आवी। अब ये आवी यानी कि यहाँ से आप जब इसमें संधि के नियम लगाएंगे तो आपका नियम होगा प्रस्तोधन इत, प्रस्तावित, प्रस्तोधन इत, प्रस्तोधन इत से आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों प्रस्तावित। क्यों? क्योंकि औधन ई, तो औधन ई से आपका यहाँ पर निकल करके आता है प्रस्तावित। और अंत में दोस्तों अब बात करें हम आबू वाले भाग की यानी कि भावुक, तो जब आप भावुक को देखते हैं तो भावुक में आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है दोस्तों भावुक। आपने जैसे ही लिखा भावुक तो आपको देखने मिला आबू, और आबू है दोस्तों आपका किसमें? औधन ऊ से। मतलब आपका जब ये टूटेगा तो औ होगा यहाँ और यहाँ पे ऊ होगा, तो उक हो जाएगा यहाँ दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा भौ, भौधन उक यानी कि भावुक। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। कुल मिलाकर के आप यहाँ पर पाते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर संधि के प्रॉपर तरीके से नियमों के तहत आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने करेक्ट आंसर पर होंगे। और जो बात है पहचान की कि हम पहचाने कैसे, तो हम लास्ट में जैसे ही हमारा यहाँ पर अब इसके बाद व्यंजन कंप्लीट होता है, उसके बाद विसर्ग कंप्लीट होता है, तो हम एक टेस्ट भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन सामने रख के कि हम इसमें पहचाने कैसे। हालांकि पहचान बहुत आसान है, एक बार आपको इसे फिर से सरसरी निगाह से रिकॉल करा दें तो सबसे पहले हमने देखा हुआ था कि स्वर थे, व्यंजन थे, विसर्ग थे। स्वर, व्यंजन, विसर्ग टोटल क्लियर था हमारा। स्वरों में हमने देखा था कि भाई 5 उसके प्रकार हैं। 5 में सबसे पहले हमने देखा कि दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद यण और उसके बाद अयादि। दीर्घ की बात करें दोस्तों तो दीर्घ में था बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। फिर उसके बाद हमने देखा गुण, गुण की यदि हम बात करें तो ए की मात्रा और ओ की मात्रा और अर। फिर उसके बाद हमने देखा वृद्धि, तो आपको वृद्धि करनी है एक मात्रा की और वृद्धि। तो अभी जहां आपका गुण में एक मात्रा थी वहां आप 2 मात्रा चढ़ा देंगे यानी कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा। और उसके बाद यण की पहचान बहुत आसान थी, वहां पर दोस्तों आपको या देखना था, वा देखना था, रा देखना था, तो ये भी आपका एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे ही आप देखते हैं अध्यक्ष तो या देखने मिलता है आपको, तो ये सारी चीजें आपने वहां पर देखी। इसके बाद हमने देखा कि अब अगला हमारा था अयादि। और जब आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यण के बाद अयादि में, तो अयादि की एक सबसे बड़ी विशेषता आपको देखने मिलती है कि आए, आए, आई, आओ, आवी, आवी, आओ, आवी, आवू। तो कुल मिलाकर के आप इसमें से जैसे ही आप उसका उच्चारण करते हैं नयन आए तो आप उसे भी पहचान ले जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये स्वर संधि वाला जो ब्लॉक है ये कंप्लीट होता है। अब हमारी चर्चा होगी नेक्स्ट पार्ट में व्यंजन संधि को लेकर संधि का, और आगे आने वाले पार्ट में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम यदि हम बात करें व्यंजन संधि की कि आखिर व्यंजन संधि होती क्या है, इसके रूल क्या होते हैं, कैसे हम यह पहचानें कि व्यंजन संधि किसमें है किसमें नहीं है, या इसे कैसे हम विच्छेदित करें। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें आवश्यकता है वर्णमाला की। जैसा कि हमने अपने संधि के पहले पार्ट में चर्चा की हुई थी कि भाई वर्णमाला का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। तो वर्णमाला यहाँ पर दोस्तों बहुत आवश्यक होगी। हम जानते हैं वर्णमाला में 2 टाइप से हम पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं ग्रुप होता है स्वर का और एक होता है व्यंजन का। तो व्यंजन संधि में दोस्तों व्यंजन की यदि हम बात करें तो व्यंजन का दोस्तों जो शुद्ध रूप है वह हल वाला है, हलंत वाला है, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि ता है, तो ता में जब आप नीचे हलंत रखते हैं तो वो व्यंजन का शुद्ध रूप है। जबकि जब आप इसमें आ लगाते हैं, ऐसे आप इसमें आ को ऐड करेंगे तब जाकर दोस्तों ये ता होगा, तो ये आपका वर्ण है। तो ये सारी चीजें व्यंजन वगैरह, स्वर वगैरह इत्यादि का ज्ञान हमें वर्णमाला से मिलता है। वर्णमाला की भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें जाकर वर्णमाला का अध्ययन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि आखिर है क्या। जैसा कि हम जानते हैं संधि का तात्पर्य है कि वहां पर 2 वर्ग होंगे जो मिल रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ है वाक धन ईश। इसके पहले हमने अध्ययन किया हुआ है स्वर संधि के अंतर्गत कि हमने कहा था कि विद्या है और विद्याधन आलय है यानी कि विद्यालय है। तो यहां हमने देखा था दोस्तों कि क्या है आपका यहाँ बड़ा आ है, फिर यहाँ भी आपका आलय में बड़ा आ होता है और बराबर में आपका विद्यालय हो जाता है, ठीक है। तो जब आप ऐसे विद्यालय पढ़े हुए हैं इसके पहले जिस संधि में, वहां पर आप पहचानते हैं कि भाई बीच में बड़ा आ है, ठीक है, जो कि एक स्वर है। ठीक ऐसे ही यहां पर आप देखते हैं कि आपका जो एक वर्ग है, ठीक है, या आपका जो एक पद है, तो इस पद का आप देखेंगे जो अंतिम है वो है कौन, बड़ा आ यानी कि स्वर। और यहां पर भी आपको कौन मिल रहा है, बड़ा आ यानी कि स्वर। तो स्वर स्वर मिलाकर आपने स्वर संधि पढ़ा था। ठीक ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा पहला वर्ण है या पहला जो हमारा पद है उसमें जो आपका अंतिम है वो कौन है, वो है यहां पर व्यंजन। क्योंकि हमने पहले ही देखा कि शुद्ध रूप कौन है, हलंत वाला, तो यानी कि ये कौन है, ये है आपका व्यंजन। और जब इस व्यंजन में आपने ईस को ऐड किया यानी कि आपने उसमें मिलाया यानी कि उसका योग किया, तो ईस में आपका प्रारंभ में कौन मिल रहा है दोस्तों, प्रारंभ में ही आपको मिल रहा है स्वर।
तो यहाँ हमें एक परिभाषा भी मिलेगी कि हमने जब व्यंजन में स्वर को ऐड किया और उसके बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारा कौन सा है, व्यंजन संधि। यानी हम कह सकते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन हो रहा है वह आपका कौन है, वह है व्यंजन संधि। ये इसकी एक सारगर्भित परिभाषा हुई जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई व्यंजन के बाद यदि स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो, इसके बाद जो भी परिवर्तन हुआ वो आपका कौन है, वो है आपकी व्यंजन संधि। और यहां पर हमें देखने मिला कि का जो है ये है हलंत वाला और इसके बाद हमने इसमें स्वर ऐड किया ई को, तो आपका ये यहां पर क्या है दोस्तों, वागीस है। अब बात ये आती है कि आखिर का जो है तो इस तरीके से तो यहां पर वाकीस होना चाहिए। वाह में आपने वाक में जब आपने ईस को ऐड किया तो वाकीस होना चाहिए, का में बड़ी की मात्रा होना चाहिए, लेकिन यहां तो वागीस हो रहा है। तो अब ये हो रहा है इसके कुछ नियमों से, और उन नियमों को हम कहते हैं संधि के नियम। और ये चूंकि व्यंजन संधि है तो यहां पर ये नियम कहलाएंगे व्यंजन संधि के, अर्थात व्यंजन संधि के नियम। तो अब इस वीडियो में दोस्तों हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं व्यंजन संधि के नियमों को। इसे हम क्रम से देखते हैं। तो इसका पहला नियम दोस्तों आपके सामने हो, और पहला जो नियम है उसे आप नोट भी कर लीजिएगा। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसा कि अभी हमने देखा हुआ था यहां पर कि वाक धन ईस वागीस, तो ये पहले का तीसरे में कैसे परिवर्तन हो रहा है इसे हम देखते हैं। तो यहां पर नियम है दोस्तों कि जब भी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा, अब बात ये आती है कि ये पहला वर्ण कैसा है, कौन सा वर्ग है। तो वर्ग होता है दोस्तों हमारे वर्णमाला का, आप क्रम से यहां पर देख पा रहे हैं क ख ग घ इंगा, च छ ज झ इया, टा ठा ड ढ ड़ा, त थ द ध ना, पा फा ब भ मा। तो ये 5 आपके वर्ग हैं जिसमें सबसे पहला आपका कौन सा है, का वर्ग। ठीक है, तो ये उस वर्ग के पहला वर्ण है का। ऐसे ही उसके बाद आप देखेंगे चा वर्ग है, फिर टा वर्ग है, फिर ता वर्ग है और फिर पा वर्ग है। यानी कि ये 5 आपके कौन हो गए दोस्तों, वर्ग के पहले वर्ण। और इन वर्ग के पहले वर्ण का जब भी मेल किसी भी स्वर से हो जाए, या तीसरे वर्ण से हो जाए, या चौथे वर्ण से हो जाए, या अंतःस्थ व्यंजन से हो जाए, और अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो फिर से हमें वर्णमाला की यहाँ पर आवश्यकता है। हालांकि यदि आप नहीं जानते हैं तो अभी आप नोट कर लीजिएगा। अंतःस्थ व्यंजन का मतलब है या, रा, ला, वा। तो अगर आपका क्या होता है कि भाई पहला वर्ण जो है आपका, ठीक है, पहला वाला जो आपका वर्ग है उसमें अंतिम जो है वो क, च, ट, त या पा है, और उसके बाद जब आप उसमें ऐड कर रहे हैं और आपका स्वर मिल जाए, थर्ड वर्ण मिल जाए, फोर्थ मिल जाए, ठीक है, तीसरा, चौथा या अंतःस्थ व्यंजन मिल जाए, तो वो आपका जब परिवर्तन होगा तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। और इसे हम एक नाम दे रहे हैं वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसा कि हमने अभी देखा था कि भाई वाक था, वाक धन ईस था, और फिर वाक धन ईस मिलने पर हो गया वागीस। तो आपका देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नोट जरूर करें, पहली बात। और दूसरी बात कि आपको ज्यादा एग्जाम्पल की आवश्यकता है ही नहीं, आपको अपना कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी है। आपके कॉन्सेप्ट पर यदि कमांड यहां पर हो गई, ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो पहला वर्ण है इसका परिवर्तन होगा तीसरे में। बिल्कुल हमें यहां देखने मिल रहा है कि भाई का क्या है, का जो है ये आपका वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, और इस वर्ग के पहले वर्ण का जो मेल है वो किससे हो रहा है, तो यहां आपने देखा कि भाई वर्ग का जो पहला वर्ण है फर्स्ट, इसका मेल हो रहा है एक स्वर से, और जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड में। और सेम हमें वैसे ही देखने मिला, यानी कि का किस में बदल गया, का बदल गया है यहाँ पर दोस्तों तीसरे में, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया है वाग। और अब वाग में जब आप ईस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वागीस। तो इस तरीके से इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये इसका आपका रूल नंबर 1 है। आगे बात की जाए दोस्तों एग्जाम्पल की, तो आपके सामने है दिक धन अंबर, और इसका हो जाता है दिगंबर। यानी कि आपने देखा कि का जो है वो पहला वर्ण है और ये जो है ऐड हो रहा है किससे, एक स्वर से, आ से, अंबर से, तो ये हो गया आपका दिगंबर। ठीक, ऐसे ही अगला है दिग्दर्शन। तो यहाँ पर का हो जाएगा तीसरे में परिवर्तित, अर्थात क ख ग, गा में अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे ही ये गा में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा दिग्दर्शन। अब महत्वपूर्ण बात जो है उसे आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये कि भाई दिक है, उसके बाद आपने देखा कि दिक के बाद यहाँ पर है दर्शन, ठीक है, कौन है, दर्शन। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा दिक दर्शन, अब ये आपका क्या हो रहा है भाई, ये द है। दा कौन है, तो दा हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि भाई दा यहाँ पर तीसरा है। दा यहाँ पर कौन सा है, दा तीसरे नंबर का है। और अगर तीसरा वर्ण ऐड हो रहा है किससे, किसी भी वर्ण के पहले वाले से, तो जो पहला वाला जो है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है अपने ही ग्रुप के तीसरे में। अब अपने ग्रुप के तीसरे में जाएगा का मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपका आधा ग, तो दिग, और दिग में जब आप दर्शन को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा दिग्दर्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, ऐसे ही आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आप अगला है दिक धन अंत यानी कि दिगंत, और इसके बाद अगला है दिक धन गज यानी कि दिग्गज। उम्मीद है आपको ये चीजें व्यवस्थित तौर पर समझ में आ रही होंगी। आपके ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं का वर्ग के। ठीक, ऐसे यदि हम बात करें यहाँ पर दोस्तों अब चा वर्ग के, चा वर्ग का पहला है चा, और पहले का मेल यदि किसी भी वर्ग के
तीसरे, चौथे या अंतः व्यंजन या स्वर से होता है तो ये अपने ही वर्ग के थर्ड में परिवर्तित हो जाएगा वह वर्ण। जैसा कि अच धन अंत, तो हमने यहाँ पर देखा चा में हलंत है, ठीक है। अब चा वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा ये, चूंकि इसका जो मेल है वो स्वर से हो रहा है, आ से हो रहा है। तो अच धन अंत का मतलब है यहाँ पर अब आपका आंसर है अजंत, क्योंकि चा जो है वो कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो च छ ज, तो अज धन अंत यानी कि अजंत। ऐसे ही अच धन आदि यानी आजादी। और इसके बाद अगला है दोस्तों टा वर्ण का परिवर्तन डा में। तो यहाँ देखने मिला हमें षडक्षर यानी कि सट धन अक्षर, तो टा जो है वो डा में कन्वर्ट हो गया तो षडक्षर। एक और है षडंग यानी कि सट धन अंग, और एक और है सडानन यानी कि सट धन आनंद। अब बात आती है कि हमारा प्रश्न कैसे होगा, तो आपके सामने होगा सडानन और पूछा जाएगा कि सडानन में क्या है, सडानन में कौन सी संधि है। पहला प्रश्न कुछ इस हिसाब से होगा। दूसरा ये हो सकता है कि सडानन का संधि विच्छेद क्या है, और तीसरा हो सकता है दोस्तों विच्छेदित रूप देकर आपको बोल दिया जाए कि इसे आप जब ऐड करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आपको या कौन सा शब्द आपको प्राप्त होगा। तो इस 3 प्रकार से प्रश्न आपको देखने मिल सकते हैं। अगला है तावर्ण। ता में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो तत् धन अनुसार यानी कि तदनुसार। एक्चुअली में हुआ क्या, जो ता है ये आपका परिवर्तित हो गया अपने ही ग्रुप के तीसरे में यानी कि त थ द में, तो तत् धन अनुसार यानी कि तदनुसार। अगला है महत धन अर्थ यानी कि महदर्थ। अगला है चित धन अणु यानी कि चिदणु, ठीक है। और चिदणु के बाद दोस्तों अगला है जगत धन अंबा यानी कि जगदम्बा। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। फिर हम बात करते हैं पा वर्ग की, कि पा वर्ण जो है ये आपका कैसे अपने ही के तीसरे यानी कि बा में चेंज हो रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा सुप धन अंत यानी कि सुबंत। एक आपने देखा अप धन जा यानी कि अब्ज। पा जो है वो कन्वर्ट हो गया बा में, कैसे, तो आपने जैसे ही यहाँ पर देखा कि भाई अप धन जा, अब ये पा आधा है, ठीक है। हलंत का मतलब ये कि भी वो अधूरा है, जब उसमें स्वर मिलेगा तो वो पूरा हो जाएगा। कैसे, पा में जैसे ही आप इसमें आ को ऐड करते हैं तो ये होता है पूरा पा, ठीक है। तो अब पा जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अपने ही ग्रुप के तीसरे में यानी कि किस में, तो पा फ ब बा में। तो अप धन जा में अब हो जाएगा पा की जगह में बा यानी कि अब धन जा, अर्थात ये हो जाएगा अब्ज। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्लियर होता है। आगे दोस्तों व्यंजन संधि का रूल नंबर 2 आपके सामने है, और यह नियम कहता है, यह रूल कहता है कि भाई जब भी कोई ऐसी स्थिति हो कि जब 2 पद दिए हों, ठीक है, और इस 2 पद में से जो पहला पद है इसका जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, इसका अंतिम वर्ण यानी कि आपका पहले का अंतिम यानी का, जब ये कुछ ऐसी स्थिति में हो कि इसमें किसी भी वर्ग का पहला वर्ण दिया हो। वर्ग का पहला वर्ण मतलब कौन हो सकता है दोस्तों, तो का, चा, टा, ता, पा। जब ऐसा कुछ दिया हो और उसका जो ऐड है दोस्तों, ठीक है, वो किससे हो रहा हो, किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर से हो रहा हो, अनुनासिक से हो रहा हो, ठीक है। जब पंचमाक्षर हो आपका यहाँ पर दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर देखने मिला माँ, ऐड में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका पहला, आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट है, और फर्स्ट के बाद ये ऐड होता है तो क्या मिलता है आपको यहाँ पर पंचमाक्षर मिल रहा है। पंचमाक्षर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपके क्लियर हैं, का खा गा गा इंगा, ठीक है, इंगा। फिर उसके बाद चाचा जा जा इया, ठीक, टाठा डाडा डा तथा ददन्ना पफा बबा मा, यानी कि आपके इंगा इया डा ना मा, ये आपके कौन है दोस्तों, पंचमाक्षर हैं। तो ये कह रहे हैं, ये नियम कह रहा है कि भाई जब भी कभी ऐसी स्थिति हो कि आपका पहला वाला जो पद है उसका आपका अंतिम वाला जो वर्ण है वो क्या हो, वो आपका प्रथम वर्ण हो, ठीक है, किसी भी वर्ग का, और वो ऐड हो रहा हो किसी भी पंचमाक्षर से। तो ऐसी स्थिति में जो पहला वाला वर्ण था यानी कि का, ये अपने ही ग्रुप के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो का ग्रुप का पंचमाक्षर कौन सा है, का, ख, ग, घ, इंगा, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंगा में। और ठीक ऐसे ही हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि ये जो का है दोस्तों, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये आपका यहाँ पर परिवर्तित हो चुका है इंगा में। तो आपका मैं ऐसा ही आपको देखने मिल गया और वाह आपका सेम ऐसा ही लिखा मिल गया, बस ये का परिवर्तन आपने किस में कर दिया, इंगा में कर दिया है। तो इसे हम ठीक ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आगे जितने भी अब इसके एग्जाम्पल हैं वो आप ऐसे ही आप क्रम से नोट करते चले जाइएगा कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुई है, कौन सा नियम इसमें अप्लाई हो रहा है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कुछ और उदाहरणों की, तो आपके सामने है वाक धन मात्र, और यहाँ पे का परिवर्तित हो जाएगा चूंकि मात्र है, माँ लगा हुआ है यानी कि वांग मात्र में, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पर वाग निपुण, यानी कि का आपका इंगा में जाने वाला है तो वांग, तो आपका हो जाएगा वांग निपुण। फिर इसके बाद है दोस्तों जगत धन माता, तो यहाँ पर हमने देखा
जगत धन माता, जगत धन माता में दोस्तों आपको देखने मिला जगत, यानी कि ता कौन सा है दोस्तों, ता भी आपका पहला वर्ण है अपने ग्रुप का, ता वर्ग का। तो चूंकि ये पहला है और इसका ऐड जो है दोस्तों वो किस में हो रहा है, माता में, ठीक है, माता में। तो आपका जैसे ही आपने यहाँ पर माता में इसमें ऐड किया तो आपने पाया कि भाई पहला आपको इसमें कौन मिल रहा है, माँ मिल रहा है। तो माँ यानी कि पंचमाक्षर। अब जब आपका पहला वर्ण पंचमाक्षर से ऐड होगा तो नियम कहता है कि भाई जो भी आपका ग्रुप है उसी ग्रुप के आप पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि ये जो ता है, ता अपने ही ग्रुप के पंचमाक्षर में जाएगा और इसका पंचमाक्षर है दोस्तों ना। यानी ये क्या होने वाला है, तो आपके सामने है जगत धन माता इक्वल टू जगन माता, ठीक है। तो वो ता की जगह ना आ चुका है। अब ये ता आपका हलंत लगा है, यानी कि कैसा है, आधा है। तो अब ना भी आपका आधा हो जाएगा, तो ज ग और ना में हलंत, धन माता, ठीक है। तो अब आप इसे जगन माता भी लिख सकते हैं और इसे आप लिख सकते हैं ज ग अधना और माता। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें संधि हमें देखने मिलती है दोस्तों व्यंजन संधि। ठीक, ऐसे ही और एग्जांपल आपके सामने है, जैसे उत धन मत यानी कि उन्मत, ठीक है, ता का ना हो चुका है। उत धन मेष यानी कि उन्मेष, तत धन नाम यानी कि तन्नाम, उत धन नयन यानी कि उन्नयन, क्योंकि ता आपका आधा नाम में कन्वर्ट हो चुका है। और सट धन मुख, अब यहाँ टा आ चुका है और टा भी अपने वर्ग में जाएगा क्योंकि सट धन मुख है, माँ आ चुका है, ठीक है। आपका प्लस के बाद क्या है, यहाँ पर माँ है और यहाँ सट, तो टा अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि अड़ा में परिवर्तित होगा। तो वैसा ही हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि षण्मुख यानी कि सट धन मुख। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हम इस सीरीज को आगे ले जाएं, इस वीडियो को आगे ले जाएं, उसके पहले हम उसे समझें कि भाई यहाँ पर हमें इसकी पहचान कैसे करेंगे। हम पहचान करेंगे इसमें पंचमाक्षर से। जैसे हमने दीर्घ को पकड़ा था उसकी मात्रा से, विद्यालय बड़ा आ की मात्रा आ गई थी, ठीक है। नरेंद्र ए की मात्रा आ गई थी, एक ए की मात्रा आ गई थी। या हम बात करें तो हमें यड़ के लिए भी देखने मिला था, या की पहचान मिली थी। तो ठीक ऐसे ही अब हम इसे भी इसके पंचमाक्षर से पकड़ लेंगे। हमारा एक जो की पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि हमें इसमें पंचमाक्षर जहां पर देखने मिला वहां से ब्रेक हो सकता है यदि इसमें किसी भी प्रकार का स्वर हमें ज्यादा देखने नहीं मिल रहा है। जैसे बड़ा आ की मात्रा भी नहीं मिल रही है, ए की मात्रा भी यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो हम इस तरीके से इसे पकड़ सकते हैं। या अगर कहीं पर मात्रा है भी तो भी हम इसमें देखेंगे कि कहीं वो अप्लाई तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो भी जैसी कंडीशन अप्लाई हो रही है हमें वैसे ही इसे सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, हम फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। अगला है उन्मुख यानी कि उत धन मुख, फिर है श्रीमन नारायण यानी कि श्रीमत धन नारायण। ता आपका आधा नाम यहाँ पर परिवर्तित हो चुका है। व्यंजन संधि का अगला नियम दोस्तों आपके सामने है। इसमें वास्तव में होता क्या है तो इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहले तो आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत धन चारण, उत धन चारण का उच्चारण, ठीक है। और फिर हमने एक देखा हुआ है थर्ड नंबर पर कि सत धन चरित यानी कि सच्चरित हो रहा है। तो इसके लिए हमने ऐसे जितने भी होते हैं इनके लिए एक आपके सामने यहाँ पर रूल है, एक इसका नियम है कि भाई जब भी ता या दा होगा और इसका मेल चा से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ता या दा, तो हमने देखा कि भाई दा है और इसका मेल चा से हो रहा है, ता है इसका मेल चा से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ता है या दा है ये आधा चा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ऐसे ही ये ना केवल चा के साथ बल्कि छा के साथ, जा के साथ, टा के साथ, डा के साथ, ला, ह और शा के साथ होता है। यानी कि ता का मेल जब जा से होगा तो ता आधा जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप इसे इस एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हैं कि भाई हमने उद धन चारण किया, ठीक है। दा का मेल चा से कराया तो दा जो है ये क्या हो चुका है दोस्तों, आधा चा हो चुका है, तो उच्चारण हो गया, ठीक है। एक्चुअल में आधा चा नहीं हुआ है, वो चा दा अपने चा में परिवर्तित हो गया है हलंत में, और हलंत का मतलब ये है कि आधा। तो आप इसे पहचान भी सकते हैं कि जब भी आपको कहीं पर किसी प्रश्न में ऐसे देखने मिलता है, कैसे आपका एक ये है, ठीक है, आधा वही अक्षर आधा फिर पूरा, फिर आधा फिर पूरा, फिर आपका आधा पूरा यानी कि जा, फिर आधा जा और पूरा जा, तो आप वहां से पहचान सकते हैं कि भाई यहाँ पर डेफिनेटली संभावना है कि यहाँ व्यंजन हो सकता है, व्यंजन संधि हो सकती है, ठीक है। और अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सतधन चरित का आपका यहाँ पर हो गया सच्चरित। ठीक, ऐसे ही आप और एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। उत धन चाटन, उत धन चाटन का हो गया उच्चाटन। विद्युत धन चालक का विद्युत चालक। ठीक, ऐसे ही वृहत धन चयन यानी कि वृहत चयन। ठीक, ऐसे ही सत धन चरित यानी कि सच्चरित, और सरद धन चंद्र यानी कि सरद चंद्र। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों अपने च छा वाले ग्रुप की, ठीक है, कि जब ता या दा छा से मिलेगा तो ता आपका परिवर्तित हो जाएगा आधा चा में, तो ये हो जाएगा आधा चा और छा। और ऐसे एग्जाम्पलों की यदि हम बात करें तो आपके सामने है यहाँ पर एग्जाम्पल। सबसे पहले है उद धन छादन यानी कि उच्छादन, ठीक है। एक है उद धन छिन्न यानी कि उच्छिन्न, क्योंकि दा आपका चा में परिवर्तित हो चुका है। ऐसे ही उद धन छेद यानी कि उच्छेद, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि उद धन छेद,
ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ द है, हमने देखा हाँ दा है, और दा का मेल हो रहा है छा से, दा का मेल किससे हो रहा है दोस्तों, छा से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, दा आपका परिवर्तित हो जाएगा आधा चा में। तो अब आपका इसका आंसर क्या होगा, उच्छेद। ठीक है, आधा च छेद, तो उच्छेद। छेद यानी कि आपका लास्ट वाला पार्ट पूरा लिख जाएगा और प्रारंभ की आपका पूरा लिख जाएगा, बस बीच में आपका परिवर्तन हो जाएगा दा किसमें, चा में। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। और अब हम बारी बारी से सभी के एग्जाम्पल सामने देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब ता या दा का मेल होगा जा से, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा जा और पूरे जा में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, उज्ज्वल, उज्ज्वल के लिए क्या है, उत धन ज्वल। ठीक है, तो उज्ज्वल हो चुका है। अब आपका यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको बता दें कि ये आपके वर्तनी में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। उज्ज्वल आपका वर्तनी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई उत है, ता का मेल हो रहा है किससे, जा से, तो उत धन जल, तो आपका क्या हो चुका है यहाँ पर दोस्तों, उज्ज्वल हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं तत धन जन, आपके सामने है, जिसका मतलब है कि ता का मेल जा से होने पर आधा जा यानी कि तद, तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया तज्जन। ठीक है, तज्जन। ऐसे ही अगला है तड़ित धन ज्योति, तो तड़ित ज्योति। एक और है उद धन जयनी यानी कि उज्जैनी। ठीक है, और अगला है जगत धन जननी यानी कि जगत जननी, और भगवत धन ज्योति यानी कि भगवत ज्योति। तो ये आपके यहाँ पर जा वाले क्लियर होते हैं। अगला है दोस्तों ता और टा वाला। ठीक है, ता का मेल जब टा से होगा तो वो आधा टा और टा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके एग्जाम्पल है तत धन टीका यानी कि तट टीका। एक है वृहत धन टीका यानी कि वृहत टीका। ठीक, ऐसे ही दोस्तों आगे हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है उड्डयन का, उत धन डयन यानी कि उड्डयन। यहाँ उड्डयन में दोस्तों आप देखेंगे जो दा है, ये जब आपका मिल रहा था किससे, ड से, तो आधा ड हो रहा है और डा, तो उड्डयन हो चुका है। ठीक है, तो कैसा हुआ यहाँ, उद धन डयन यानी कि उड्डयन। एक और है भगवत धन डमरू, तो ये हो गया भगवत डमरू। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है हमारा ला वाला यानी कि ता या दा का मेल जब ला से होगा तो वो आधे ला में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, ला हलंत वाला और एक ला आपका पूरा। इसके लिए एग्जाम्पल है उल्लेख, उद धन लेख यानी कि उल्लेख। अगला है उद धन लंघन यानी कि उल्लंघन। फिर है तत धन लीन यानी कि तल्लीन, क्योंकि ता आपका ला में परिवर्तित हो चुका है। ठीक, ऐसे ही उद धन लास अर्थात उल्लास, उद धन लिखित यानी उल्लेखित, तत धन लय यानी कि तल्लय। तो कुल मिलाकर के आपका पहचान तो यहाँ पर क्लियर होती है कि भाई जैसे ही हमने एक वर्ड आधा देखा, एक पूरा देखा, हमने पहचान लिया कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर डेफिनेटली व्यंजन संधि होने की संभावना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों यहाँ पर आपका जब मेल ता या दा का हा से हो रहा है तो वो आपका आधा द और धा वाली जो स्थिति बन रही है, जैसे एग्जाम्पल के लिए उद्धार, तो उद्धार में एक्चुअल में क्या है, उद्धन हार है, उद्धार। ठीक, ऐसे ही उद्धरण, उद्धन हरण। ऐसे ही तद्धित, तद्धित में क्या है दोस्तों, तो तत्धन हित है, तो तद्धित है। ठीक है, तो आपको वहां पर क्लासिफाइड करते बनेगा। जब आप संधि का विच्छेद कर रहे होंगे तो आपको इस पूरे नियम को याद रखना है कि भाई आधा दा और धा, ये वाली स्थिति आपको दिखी, मतलब इसके पहले क्या था, तो इसके पहले था ये हा, और हा के प्लस में यहाँ पर कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर है या तो ता या तो दा। तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं और आप ऐसे ही इसे अलग करेंगे अर्थात विच्छेदित करेंगे। जैसे आपके सामने है तद्धित, तो अब आपने तद्धित देखा का मतलब ही है कि भाई क्या है इससे, तत् धन हित, तत धन हित। तो ता और हा मिल करके, ता और हा मिल करके दा और धा बने यानी कि तद्धित फाइनली आपके सामने आया। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों तो एक और है पतधन हति यानी कि पद्धति। पद्धति हम बहुत पढ़ते हैं, हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। अगला एक छोटा सा नियम दोस्तों आपके सामने है। इसमें का मेल हा से होने पर का के स्थान पर गा तथा हा के स्थान पर घा हो जाता है, यानी कि वाक धन हरि, तो यहाँ पर हो रहा है वाघरी। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, का ग हो गया और हा का क्या हो चुका है दोस्तों, घा हो चुका है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, यह एक अतिरिक्त है लेकिन है कुछ ऐसा ही कि आपका हा से मेल हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। ठीक, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है वाक धन हंता, तो वाघंता। तो ये भी वर्ण गलत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि ही है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है कि ये बात है जब का मेल हा से हो रहा होगा तो का गा में हो जाएगा और हा आपका घा हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं अपने ता दा का मेल सा से होने पर आधा चा और छा होना। ठीक है, ता दा का मेल सा से होने पर, ठीक है, सा शक्कर वाले से होने पर चा और छा होना। ऐसी स्थिति कब बन रही है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उच्छ्वास। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है, उद्धन श्वास। तो उद्धन श्वास में द का मेल सा से हुआ और ऐसी स्थिति में द हो चुका है आपका चा और सा हो चुका है आपका छा, तो ये हो गया आपका उच्छ्वास। ठीक, ऐसे ही उद्धन शासन, तो यहाँ हो गया उच्छ्वासन। ठीक, अगला दोस्तों यहाँ पर है उद्धन श्रृंखल यानी कि उच्छृंखल। अगला है शरद धन सवि यानी कि शरद छवि। और एक और है दोस्तों शत धन शास्त्र यानी कि शतशास्त्र।
तो यहाँ पर आपके इस नियम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगला रूल दोस्तों माँ संबंधी है। इसमें आप देख रहे हैं कि माँ का मेल यदि किसी भी स्पर्श व्यंजन से होगा तो माँ उसी वर्ण के, ठीक है, जो भी वर्ण है उसी का जो वर्ग होगा उसके पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, इसे हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आपने यहाँ पर देखा कि भाई क्या है, अलम, माँ है आपका लास्ट में, ठीक है, माँ का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन के किसी भी कोई भी वर्ग से हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई का है तो का वर्ग है, तो जब इसका मेल इससे होगा तो माँ जो है वो उसी वर्ग के यानी कि का वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, उसमें वो बदल जाएगा। तो ये इसका एक नियम है। कैसे, हम इसे देखते हैं। ये इंगा में का गघा इंगा, ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई का है तो का यहाँ पर इंगा में ये परिवर्तित हो जाता है। अलम धन कृति तो अलंग कृति। और आप इसे क्या करेंगे, अच्छा आजकल क्या किया जा रहा है, आजकल पंचमाक्षर के स्थान पर ये आपका एक अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है। ये वर्तमान समय पर है कि जहाँ पर भी पंचमाक्षर होते हैं वहाँ पर आपको अनुस्वार देखने मिलेंगे। आपके सामने एक लिस्ट है, आप इसमें देख पा रहे हैं, अलम धन कृत अलंकृत, ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर है कि भाई वो बिंदी यानी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। ठीक ऐसे ही दोस्तों आप आगे चलकर इसमें देखते हैं तो आपको अलंकार देखने मिलता है, अलम धनकार यानी कि अलंकार। थोड़ा और आप जिसमें आगे जाते हैं दोस्तों तो तीर्थम धनकर यानी तीर्थंकर, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पर संक्षेप, जिसे हम संक्षेप लिखते हैं, ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, वास्तव में वहाँ पर समधन छेप होता है। तो यहाँ माँ जो है दोस्तों ये छा जो है, चूंकि ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण है, यहाँ पर आप देखेंगे दो आपको व्यंजन देखने मिलेंगे, छा मिलकर बना है का से, का और शा। तो का जो है दोस्तों ये आपका का के पंचमाक्षर में माँ कन्वर्ट हो जाएगा और का पंचमाक्षर है यहाँ पर इंगा। तो वास्तव में यहाँ पर लिखने में तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान समय में हम इसकी जगह पर क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, इस कारण से आपको संक्षेप देखने मिल रहा है। ठीक ऐसे ही संगति है, समधन गति, ऐसा ही संगठन है, समधन गठन यानी कि संगठन, ऐसे ही समधन गीत संगीत। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें और एग्जाम्पल की तो चंचल आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे चम धन चल, ठीक है, चम धन चल। इसे देखिए समझने की जरूरत है, पूरी संधि समझ कर, ठीक है, आप जितने अच्छे से समझ जाएंगे उतना ही बेटर रहेगा। आपने यहाँ पर देखा चम धन चल, ठीक है, अब चम धन चल, माँ का मेल किससे हो रहा है, का से माँ के बीच के चा से हो रहा है। अब जैसे ही आपने चा से मेल किया तो चा वर्ग किस में आता है, तो क ग ग इंगा चा छा ज ज इया। चा क्या में कौन आता है दोस्तों, पंचमाक्षर उसका इया, यानी कि माँ अब परिवर्तित हो जाएगा चा के पंचमाक्षर, चा वर्ग के पंचमाक्षर यानी इया में। तो अब यहाँ पर हो जाएगा चा इया, फिर उसके बाद चा उल्ला। तो ये है आपका चंचल, क्योंकि ये आपका पंचमाक्षर है, इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो वो नाक से यहाँ पर आपकी वो ध्वनि निकलेगी, ठीक है। तो चंचल अब वास्तव में हो क्या रहा है, आजकल आधुनिक समय में सुविधा के अनुरूप इसे आप ऐसे अनुस्वार के द्वारा आप अपना लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चंचल हो गया, ये वर्तमान समय में किया जा रहा है। एक्चुअल आपका ऐसा भी इसे लिखा जाए तो ये गलत नहीं है, ठीक। ऐसे ही और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो संचार हमें देखने मिलता है, समधनचार, इसमें भी आपका इया है, ठीक है। संचित आपको देखने मिल रहा है। और यदि हम देखें इसमें दोस्तों तो हमें देखने मिलता है संजय, समधनजय, संज्ञा, समधनज्ञा। समधनज्ञा से आपका यहाँ पर निकल कर क्या आता है दोस्तों, संज्ञा। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई समधनज्ञा, ज्ञा जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर ज्ञा है क्या एक्चुअल में, तो ज्ञा दोस्तों यहाँ पर आपका पंचमाक्षर है जो मिलकर के बना हुआ है, चूंकि ज धन इया से, अब ये जा से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। तो जा, अब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि माँ है और माँ के बाद यहाँ पर सबसे पहले कौन है, जा। तो जा जिसमें है, जा के ही पंचमाक्षर में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने देखा च छ ज झ इया, तो जा वाले ग्रुप में यानी चा वाले ग्रुप में जा है और उसका पंचमाक्षर होगा इया। तो जैसे इया होगा का मतलब ये है कि सा, फिर माँ की जगह पे इया, उसके बाद आपका आ जाएगा ज्ञा। तो ये आपका होगा संज्ञा। अब समस्या इस बात की है कि वर्तमान समय में तो हम इसे लेके चल नहीं रहे हैं, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, सुविधा के अनुसार यहाँ पर आपने अनुस्वार लगा दिया, यानी इसे आपने संज्ञा कुछ ऐसे लिख दिया। तो आपसे ये प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, विगत वर्षों में भी ऐसे प्रश्न हमें देखने मिले हैं। अगला नियम दोस्तों आपके सामने है, इसमें वास्तव में हो ये रहा है कि माँ का मेल यदि माँ या ना से होता है तो ऐसी स्थिति में माँ परिवर्तित हो जाएगा जिसके साथ इसका मेल हो रहा है उसी में, ठीक है। वैसा ही आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। कैसे, तो जैसे आपने यहाँ देखा कि भाई सम है, ठीक है, माँ का मेल हो रहा है माँ से, तो माँ में कोई भी चेंजेस नहीं होगी, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं हो रही है। लेकिन जब माँ का मेल दोस्तों यहाँ पर ना से हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, आपके ना में परिवर्तित हो जा रहा है। तो कैसे, समधन मान यानी कि सम्मान, ठीक है, और समधन न्यास यानी कि क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे माँ आधा ना में आपका परिवर्तित हुआ, यानी माँ चेंज हो गया ना में, क्योंकि न्यास तो आपका बाद में वैसा ही लिखा हुआ है, सा आपका वैसा ही लिखा हुआ है, बस माँ आपका परिवर्तित हो गया किसमें, ना में। और यहाँ पर आपका माँ जो है दोस्तों वो वही रहेगा जब उसका मेल माँ से होगा। तो ये भी एक नियम है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं।
इसके और एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपके सामने है, जैसे सम धन मिलित यानी कि सम्मिलित, ऐसे ही सम धन मोहन यानी सम्मोहन, सम धन मुख यानी कि सम्मुख, सम धन निवेश यानी कि सन्निवेश। माँ और ना का मेल हुआ तो माँ ना हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर किम धन नर यानी कि किन्नर, किन्नर में आपने देखा कि किम धन नर। फिर इसके बाद समधन्यास संन्यास, समधन्यासी सन्यासी। तो ये सारे आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। अगला रूल दोस्तों आपके सामने है और क्या कहता है ये रूल, तो चलिए ठीक है हम इसे देखते हैं। यह रूल कहता है कि जब कभी ऐसी स्थिति होगी अर्थात समधन युक्त तो यह संयुक्त हो जाएगा। अर्थात दोस्तों माँ का मेल यदि किसी भी ऐसे अक्षर से होता है जो का से माँ के बाद के हैं, यानी कि हमने अभी देखा था कि का से माँ तक के हैं तो वे उसी के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो रहे थे, और अब का से माँ के अलावा यानी कि माँ के बाद कौन आ सकता है, तो माँ के बाद है दोस्तों या रा लावा शा 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 ह छ त्र ज्ञा। तो ये अगर कुछ भी आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई या आ रहा है जो का से माँ के अलावा में है, तो ऐसी स्थिति में माँ अपने किस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर चेंजेस हो जाएगी, माँ की जगह में क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार आ जाएगा। जैसा हमने देखा कि युक्त तो हमें देखने मिला लास्ट में, और हमें शुरू का सा भी यहाँ देखने मिल रहा है, और ये जो माँ है दोस्तों ये आपका परिवर्तित हो जाएगा इस अनुस्वार में। ऐसे ही यहाँ पर है, आप इसे ठीक तरीके से देख सकते हैं। माँ है, माँ के कहाँ चला गया दोस्तों, ये अनुस्वार में चला गया, और सा आपका ज्यों का त्यों, योग आपका ज्यों का त्यों। तो ये कुछ इस हिसाब से एक नियम है। इसके हम और एग्जाम्पल की यदि बात करें दोस्तों तो आगे आपके सामने है संलग्न, समधन लग्न। तो यहाँ पर संलग्न, संवर्धन, समधन वर्धन, संविधान यानी कि समधन विधान, तो संविधान। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपकी क्लियर हो रही होंगी, आप इसे नोट करते चले जाइए। और वीडियो चूंकि थोड़ी सी लंबी हो रही है तो बोर होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना है तो बोरियत कैसी है ना, आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कीजिए। अगला नियम दोस्तों आपके सामने है, और यहाँ पर यह नियम कह रहा है कि यदि आ या आ से भिन्न स्वर, ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर हो और इसके बाद यदि सा सरौते वाला है तो ये सा षटकोण वाले में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, चलिए ठीक है हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं शु, ठीक है, और सु जो है सुप्त से मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में ये जो सा है ये किस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो ये सा आपका षटकोण वाले में परिवर्तित हो जा रहा है। तो आप यहाँ पर एकदम क्लियर है कि जब भी ऐसी स्थिति होगी तो आपका व्यंजन संधि होगी। और इसे आप कैसे क्लियर यहाँ पर कर पा रहे हैं, तो भाई जो शा है, ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, शु, सु का मतलब है कि छोटा ऊ यहाँ पर है, यानी कि स्वर है, और कैसा स्वर है, आ और आ से भिन्न स्वर है। और अगर आ और आ से भिन्न स्वर है और उसके बाद ऐड होने पर सा आपको मिल जाता है, सा ही मिलेगा यहाँ पर, है ना, चूंकि सा है और ऊ है, ऊ बाद में है, सा पहले है, तो सा यदि आपका इसमें मिलता है तो ये सा परिवर्तित हो जाएगा षटकोण वाले में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों तो जैसे विषाद, विधन साध है, विषाद हो गया, अभिधन सेक है, अभिषेक हो गया, निधन सेध है और निषेध हो गया, विधन सम है, विषम हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ पर इसे क्लियर करते हैं। आगे बात करें हम दोस्तों एक और नियम की, तो अगला नियम हमारा यहाँ पर है सा संबंधी की। यदि षटकोण वाला है और इसके बाद आपको ता या था मिलता है तो ता का चेंज टा में और था का चेंज दोस्तों ठ में हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ आप देख पा रहे हैं आकृष्ट धन त, तो ये हो गया आपका आकृष्ट। उत्कर्ष धनता तो उत्कृष्ट, ठीक है, तो उत्कृष्ट। तो आपका लास्ट में क्या है, सा है, और फिर उसके बाद ऐड किससे हो रहा है, ता से। तो वही तो यहाँ पर नियम है कि सा है और ता से ऐड होगा तो ता किस में चेंज हो जाएगा, टा में। तो उत्कृष्ट धन ता बराबर उत्कृष्ट। ऐसे ही दोस्तों यहाँ और आप देख पा रहे हैं कि सस धन था यानी कि षष्ठ। तो जो सा है कैसे, सस, सा शा धन थ। तो आपका यहाँ पर जो सा है दोस्तों वो सा ही लिखा रहेगा, था आपका जो ये सा है आधा वाला ये भी आपका वैसा ही है, बस था का आपने क्या कर दिया, यहाँ पर था का आपने ठा कर दिया। तो ये हो गया आपका षष्ठ। अच्छा, हलंत के लिए हम आधा भी लिख सकते हैं, यानी हम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। फिर और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों तो पृष्ठ है, प्रस्थ धन था, निकृष्ट है तो निकृष्ट धन था। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर जब आप विच्छेद कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ठा है तो आपको क्लियर रहे कि भाई ठा की जगह था और टा की जगह में ता। तो आपका एक और नियम यहाँ पर क्लियर होता है। अगला नियम आपके सामने है दोस्तों, और यह नियम कहता है कि यदि कभी ऐसी स्थिति है कि दा है और दा के बाद का, ता, पा या शा आए तो दा का ता में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, तो यहाँ हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि भाई ये है दा हलंत, और इसके बाद दोस्तों ता आ रहा है। दा के बाद यदि ता आए, का आए, पा आए, शा आए, इनमें से कोई भी आपका वर्ण आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका दा परिवर्तित हो जाएगा ता में। हम यहाँ पर देखते हैं उत्तर हो जाता है। कैसे, उ
पहले से है वैसा ही है, तर बाद का ये वैसा ही है, बस दा दोस्तों किस में परिवर्तित हो गया, ता में। तो इस तरीके से यहाँ हमें देखने मिला कि यदि कभी ऐसी स्थिति होती है तो ये ता में परिवर्तित हो जाता है, कौन, दा। और एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो जैसे तदधन क्षण यानी कि तत्क्षण, ठीक है, ठीक ऐसे ही विपद धन काल यानी कि विपद काल, शरद धन काल यानी कि शरद काल। तो उम्मीद है ये आपका क्लियर हो रहा होगा। अगले नियम की यदि हम बात करें दोस्तों तो यह नियम कहता है कि जब कभी ऐसी स्थिति हो कि री ऋषि हो और दा हो आपका, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति हो रही है कि री ऋषि आ रहा है, दा आ रहा है, तो इसके बाद में माँ है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये दा ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, तो हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं, फिर आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि भाई मृद है, ठीक है, और आप जब देखेंगे तो मृद में आपका दोस्तों यहाँ पर मृद है, और मृद के बाद में जो ऐड हो रहा है वो आपका माँ यहाँ आ रहा है। और दा के पहले यदि हम देखें, दा के पहले यहाँ ऋषि है दोस्तों, ये मात्रा रि ऋषि की है। तो दा के पहले यदि कौन है दोस्तों, दा के पहले यदि रि ऋषि है, ठीक है, और दा के बाद में कौन आ रहा है, दा के बाद में यदि माँ आ रहा है, तो ये आपका दा चेंज हो जाएगा किस में, ड़ा में। बस वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने मिलती है कि दा के पहले रि ऋषि है, दा के बाद में माँ है, तो दा कन्वर्ट हो गया यहाँ पर दोस्तों किस में, ड़ा में। तो कैसे, मैं आपका वैसा ही देखने मिल रहा है, मरा आपका वैसा ही देखने मिल रहा है, बस ये आपका दा जो है दोस्तों ये आपका कन्वर्ट हो गया किस में, ड़ा में। तो उम्मीद है आपका क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आप इसमें एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मृद है, दा के पहले रि ऋषि है ना, और यहाँ दा के बाद में माँ है, तो क्या हो रहा है, मरा आपका वैसा ही है, मूर्ति आपकी वैसी ही है, बस दा आपका कन्वर्ट हो चुका है किसमें, ड़ा में। तो ये नियम भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। अगला नियम दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, री ऋषि रा या शा के बाद यदि ना हो, ठीक है, कौन कौन से, री ऋषि रा और सा के बाद में यदि ना हो तो ना का ड़ा हो जाता है। यहाँ पर हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रा, ठीक है, प्रा आपको देखने मिल रहा है दोस्तों, प्रा यहाँ पर रा है ऑलरेडी, और इसमें आप देखेंगे प्रा में जब आप नए को ऐड करते हैं, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर रा ऋषि आपका रा के बाद में यदि आपका ऋषि हो, रा हो या शा हो, तो यहाँ हमें रा देखने मिल रहा है, रा के बाद में आपका ना है, तो क्या हो रहा है, ना का ड़ा हो गया, या आपका ज्यों का त्यों, प्रा आपका ज्यों का त्यों, बस आपका ना जो है दोस्तों वो ड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ऐसे यहाँ पर भी है कि प्रा है, ठीक है, ना आपको देखने मिल रहा है, तो ना आपका कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों किसमें, ड़ा में। बाकी आपकी चीज़ें ऐड हो गई, प्रा में आप अंग को जोड़ेंगे तो प्रांग हो गया, ये आपका ये ऐड हो करके ये लिख गया प्रांग, और ना का ड़ा हो गया। कंडीशन जो है दोस्तों उसको व्यवस्थित तौर पे आप देखिएगा, रूल आपका अच्छे से लिखिएगा। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि रे ऋषि रा और सा के बाद में यदि ना है तो ना का ड़ा हो जाता है, भले ही वो ना कहीं पर भी हो, उसके बीच में कोई भी वर्ण क्यों ना आ रहा हो। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि पहली बार में तो ना प्लस के बाद ही आ रहा है, ऐड करने पे पहले आ रहा है तो ड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर कौन सा आपका पहले आ गया है, ये तो बाद में आया है, इसके पहले में दूसरे वर्ण यहाँ बीच में देखने मिल रहे हैं, लेकिन ये मैटर नहीं कर रहा है। मुद्दा जो है यहाँ पर क्या है कि भाई आपका ये जो ना है ये ड़ा में चेंज हो जाएगा, दैट्स इट, तो वो हो रहा है। और एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों इसके सामने आपके प्राधन ना बराबर प्रण, ठीक है, प्राधन नथ प्रणथ, प्राधन नाम यानी कि प्रणाम यहाँ पर हो रहा है, ना आपका ड़ा में परिवर्तित हो गया है, और एक है प्राधन मान, तो वो हो जाएगा प्रमाण, तो ये भी आपका ना जो है वो ड़ा में परिवर्तित हो रहा है। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों तो जैसे कृष्ण धन ना, तो यहाँ पर कृष्ण हो गया, ना ड़ा में कन्वर्ट हो गया, शा आधा ऑलरेडी है और क्रा है यहाँ पर। जैसे विष्णु तो वी शा ऑलरेडी आधा है, ना जो है वो ड़ा में कन्वर्ट हो गया तो विष्णु। फिर तृष्णा हो गया, पोषण है ना, इसमें भी वही हो रहा है, पोष तो पो शा में आ मिला तो सा पूरा हो गया पोष, और ना आपका ड़ा में कन्वर्ट हो गया पोषण। ऐसे ही रामायण में है दोस्तों राम धन अयन, तो वो आपका लास्ट में जो ना है वो आपके ड़ा में कन्वर्ट हो जाता है, राम धन अयन यानी कि रामायण। ऐसे ही नारायण, तो नारायण में आपको देखने मिला नाराधन अयन, नारायण। अगला और अंतिम नियम दोस्तों आपके सामने है, आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो हम इसे पहले एग्जांपल से उठाते हैं कि भाई सम धन कृत है और इसका हो जाता है संस्कृत, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता यह है कि भाई सम है, ठीक है, सम के बाद यदि कृत मिल जाए, कार मिल जाए, कृति मिल जाए, करण मिल जाए या कर्ता मिल जाए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कृत मिल जाए, करण मिल जाए, ठीक है, कार मिल जाए, कृति मिल जाए, कर्ता मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सा आपका क्या हो जाता है, इसका आगम हो जाता है। एक सा आपका ऑलरेडी वहां पर था, ठीक है, लेकिन अब एक सा और आपका आ गया है यहाँ पर, और साथ ही साथ में माँ जो है, ये माँ दोस्तों किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका अनुस्वार में, यहाँ पर अनुस्वार लग जाएगा माँ की जगह में। ठीक वैसा ही हमें यहाँ पर देखने मिला कि भाई जो माँ है इसके स्थान पर ये अनुस्वार देखने मिल गया, और आपका एक और सा वहाँ पर आ चुका है, जैसा कि यह नियम है।
कि आपका लास्ट में यदि कृत मिला तो यहाँ देखिए कृत मिल चुका है, तो कृत आपका लास्ट में है, शुरू में सम है, माँ का क्या हो गया यहाँ पर हलंत हो गया और एक सा का आगम हो जाता है, तो ये आपका सा का आगम हो चुका है। तो इसके और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे संस्कृति समधन कृति, संस्करण समधन करण, ऐसा ही समधन करता तो संस्कर्ता, तो माँ का क्या हो गया आपका अनुस्वार हो गया और एक सा का आगम हो गया। ठीक ऐसे ही एक और नियम है, वह नियम है परि। अगर आपका प्रारंभ में परि है और उसके बाद में कृत कार कृति करण या कर्ता इनमें से कुछ भी है तो यहाँ पर क्या होगा आपका सा का आगम हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। देखिए परि है, ठीक है, और परि के बाद आपका क्या मिल गया, यहाँ से आपको कार मिल गया। ठीक है, कार आपका जैसे ही आपने इसे देखा वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सा का आगम आपका हो जाएगा और वैसे हमने यहाँ पर किया सा का आगम, तो हमारा यहाँ क्लियर हो गया परिष्कार। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जैसे कि परिष्कृत है, परिधनकृत, ठीक है, परिष्करण है, परिधन इष्करण, ठीक है, परिधनकरण, तो परिष्करण हो गया, सा का यहाँ पर हमें आगम देखने मिलता है। ऐसे ही परिष्कार हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके व्यंजन संधि के जितने भी नियम है वो कंप्लीट होते हैं और सारे एग्जाम्पल आपको देखने मिले। इसके बाद अब आपका ये कर्तव्य है कि आप चाहे जिस भी बुक के माध्यम से हो आप ढेरों एग्जाम्पल उठाइए और उन पर वर्क कीजिए, देखिए कि क्या ये नियम वहाँ पर रूल जो भी हैं लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें एक अतिरिक्त है व्यंजन लोप संधि। यहाँ पर दोस्तों लोप हो जाता है व्यंजन का। इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं संस्कृत के कुछ शब्दों के अंत में ना का प्रयोग होता है और ऐसे शब्दों की संधि होने पर इन शब्दों का ना जो चिन्ह होता है ये लुप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे आत्मन धन विश्वास यानी कि आत्मविश्वास, आत्मन धन संयम यानी कि आत्मसंयम, प्राणिन धन मात्र यानी कि प्राणी मात्र, मंत्रिन धन गण यानी कि मंत्रीगण। ठीक ऐसे ही मंत्रिन धन मंडल यानी मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जो ना है हलंत वाला उसका यहाँ पर लोप हो रहा है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर लोप हो जाता है मिलने से। तो यही था दोस्तों व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के कुछ नियम और साथ ही वो जो लोप वाले हैं। ऐसे शब्दों की संख्या दोस्तों बहुत कम है, आप इसे नोट कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, एक लिस्ट बना करके सामने आपके पूरे शब्द दिए हुए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मंत्रिन है, युवंधन अवस्था युवा अवस्था है और इत्यादि शब्द। फिलहाल दोस्तों अब हम बात करें कि अब दोस्तों हम विसर्ग संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। इसकी शुरुआत हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों, विसर्ग आपको देखने मिलेगा इसमें। ठीक है, विसर्ग है, विसर्ग यानी कि मनः धन अनुकूल, तो यहाँ पर हमें देखने मिला मनोनुकूल। इसके अलावा यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो तपह धन बल यानी कि तपोबल। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई हमें विसर्ग देखने मिल गया, तो अब इसका कुछ नियम निकल करके आएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने स्वर संधि में देखा हुआ है कि स्वर संधि का नियम कहता है कि स्वर हो और स्वर यानी कि दो स्वर मिले। स्वर कैसे, तो जैसे परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा के लास्ट में आ था और फिर आ से शुरुआत हुई तो परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी। ठीक ऐसे ही हमने व्यंजन में देखा दोस्तों कि व्यंजन कहता था कि व्यंजन के बाद स्वर हो। अब ऐसे ही यहाँ पर विसर्ग है, तो विसर्ग का कहना है दोस्तों कि पहले तो आपको विसर्ग मिल जाए और लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई विसर्ग के बाद की स्थिति में क्या हो, तो विसर्ग के बाद में इसमें चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो कुछ भी हो सब चलेगा, पर वहां पर विसर्ग की उपस्थिति अनिवार्य है। अब इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ पर विसर्ग के कुछ नियम हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि व्यंजन के नियम थे। हालांकि व्यंजन के नियमों की संख्या ज्यादा है, विसर्ग के नियमों की संख्या कम है। फिलहाल यदि हम इसके नियम की बात करें तो इसका पहला जो नियम है दोस्तों वो कहता है कि विसर्ग जो है, ठीक है, अगर इसके पहले आ है और विसर्ग के बाद आ या थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अब ये वर्ण कौन दोस्तों, तो हमने इसके पहले वर्णमाला में इसका अध्ययन किया हुआ है कि क्रमशः वर्ग होते हैं। का वर्ग है, चा वर्ग है, क ख ग घ इंगा, चा छा जा जा इया, टा ठ ड ड डा, ता था दा धा ना। तो इस तरीके से जब हमने देखा कि ये 5 वर्ग हमको देखने मिलते हैं, तो इन 5 वर्गों में क्रमशः आपके क्या मिलेंगे, 5 वर्ण मिलेंगे। तो पहला, दूसरा, आप क्रमांक, आप यहाँ पर एक इमेज में भी देख पा रहे हैं कि भाई क्रमांक जो है आपका, इसमें आप 3rd नंबर, 4th नंबर और 5th नंबर के जब आप वर्णों को देखते हैं तो उन वर्णों की यहाँ पर बात की जा रही है कि विसर्ग के बाद में आपके आ हो या आ के अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या अंतःस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला, वा और हा भी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, एक ऊष्म भी लिया जा रहा है, हा भी यहाँ पर यदि आपको देखने मिलता है विसर्ग के बाद, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। अब कैसे, इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस उदाहरण की, तो आपको यहाँ देखने मिला कि भाई ये है विसर्ग। अब विसर्ग के पहले आपका मन है, ठीक है, मन, और मन में आप अब चूंकि
पहले ही आप पढ़ते हुए यहाँ तक आ रहे हैं और यदि आपने नहीं अध्ययन किया हुआ है तो आप सर्वप्रथम वर्णमाला का अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप क्रम से स्वर संधि फिर व्यंजन संधि का अध्ययन कीजिए और फिर उसके बाद आप इस वीडियो में कंटिन्यू होइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक लिंक बनेगी प्रॉपर तरीके से। क्योंकि सभी विषय में मेरी तो यही राय है कि भाई आपको एक सीक्वेंस से अध्ययन करना होता है, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे से या एक टॉपिक दूसरे से कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर कनेक्टेड होता ही होता है, ठीक है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो। तो आपको पहले उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। लेकिन आपने यदि नहीं भी किया हुआ है दोस्तों तो यहाँ पर अब आप इसे देख सकते हैं कि भाई ये है विसर्ग, ठीक है। अब मन लिखा हुआ है तो ना का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि ना कैसा है, ना हलंत धन आ है, ठीक है, ना हलंत में है और उसके बाद में आपका क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पर आ देखने मिल रहा है। और आ का मतलब हुआ कि अब आपकी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई, आपका रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद भी आपको आ देखने मिल गया। और जब भी ऐसी स्थिति होगी तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया। अच्छा, ये हुई एक बात। दूसरी बात, विसर्ग के पहले की स्थिति, विसर्ग के बाद की स्थिति ज्यों की त्यों जैसी है वैसी ही आपको वहां पर क्या करना है, उसको उतार देना है। जैसा कि आपने देखा कि भाई मन आपको ये देखने मिल गया और यहां से आपका नुकूल दोस्तों ये देखने मिल गया। बस आपने क्या किया कि इतने भाग का आपने ओ कर दिया। ठीक ऐसे आप जब तपह बल लेते हैं तो तपह में पा में आपका आ देखने मिल रहा है, यहाँ पर आ है, विसर्ग आपको देखने मिला, विसर्ग के पहले आ होना चाहिए, हाँ भाई विसर्ग के पहले आ है और इसके बाद आपका देखने मिला दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको बा देखने मिल रहा है। और बा कौन सा है, तो बा है आपका तीसरा वर्ण। तो आप चूंकि बा आपका तीसरा आता है कि प फ ब भ म, बा आपका थर्ड नंबर पर आ रहा है यानी कि आपका तीसरा वर्ण है। तो अब ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कंडीशन आपका ये रूल यहाँ पर सेटिस्फाई कि भाई आपका विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद में आ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये या रा लावा और हा हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। बस हमें यहाँ पर विसर्ग की जगह पर ओ कर देना है, यानी कि तपह बल मिलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ आ जाएगा, यानी कि तपोबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये रूल यहाँ क्लियर होता है दोस्तों। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जैसा कि आपके सामने है, मनः धन अभिलाषा यानी कि मनोभिलाषा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद भी आ है। मनः धन अनुभूति यानी कि मनोनुभूति, तो ये भी आपका क्लियर होता है। थोड़े और एग्जाम्पल यदि हम लें दोस्तों यहाँ पर तो हमें देखने मिलता है मनः धन विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान। इसके बाद मनः धन विकार यानी कि मनोविकार, आपको वा भी देखने मिल गया। फिर इसके बाद आप देखते हैं मनः धन रंजन यानी कि मनोरंजन, तो आपको रा भी देखने मिलता है कि मनः यानी कि विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद में रा है। मनः धन मालिन्य यानी कि मनोमालिन्य, और ये आपका माँ क्या है, तो विसर्ग के पहले का ना जिसमें आ है, ठीक है, और फिर विसर्ग के बाद आपको देखने मिलता है मालिन्य यानी कि माँ, जिसमें दोस्तों आपका क्लियर होता है कि ये है पंचमाक्षर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से आपने इस रूल को अपना श्योर किया। कुछ और एग्जाम्पलों की यदि हम बात करें तो आपको देखने मिल रहा है यशोदा, यशः धन दा, ठीक है, तो आपका दा देखने मिला दोस्तों, त थ द ध न, दा, और दा के पहले विसर्ग और विसर्ग के पहले आपको देखने मिला दोस्तों आ, तो ये भी आपका क्लियर होता है। मनोहारी, मनः धन हारी, मनोहारी, शरह धन जा, सरोज, सरह धन वर, सरोवर, तपोवन, तपह धन वन, तपोवन। तो उम्मीद है आपके ये रूल क्लियर हो रहा होगा। आप इसे प्रॉपर तरीके से नोट करते चले जाइए और इसी के साथ में आपके पास जो भी बुक है आप उससे बहुत सारे एग्जाम्पल लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सेकंड रूल की ओर। विसर्ग संधि का अगला रूल दोस्तों आपके सामने है और यदि हम इसकी बात करें कि भाई क्या कहता है ये नियम, तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ हमें देखने मिला कि विसर्ग है, नी है, आशा है और यह निराशा हो गया। विसर्ग है, नी है, बल है, निर्बल हो चुका है। तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि आपको रा का विसर्ग की जगह में आपको रा देखने मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं भाई इस नियम की ओर कि आखिर यह नियम क्या है, कैसे ये रा हो रहा है विसर्ग का। तो यह नियम कहता है दोस्तों कि यदि विसर्ग के पहले आपके आ और आ के अलावा, ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई दूसरे स्वर हैं, जैसा कि हमें यहाँ देखने मिला कि विसर्ग के आपके पहले कौन है, तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि ना है, धन, छोटी ई है, यानी कि आपको ई देखने मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब विसर्ग के बाद क्या हो, तो विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, या हो, रा हो, ला हो, वा हो या हा, और इसके अलावा या फिर तीसरा चौथा पांचवा यानी कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपका जो वर्ण है वो यदि यहाँ पर है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का रा हो जाता है। चलिए ठीक है, इसे हम देखते हैं कैसे। तो भाई विसर्ग है, ई है, आपको यहाँ पर मिला नी, और इसके बाद आपको देखने मिलता है यहाँ पर आपका आ क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्वर है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का रा हो जाएगा।
तो अब आप यदि इसे ऐड करें, आप देखेंगे कि भाई ऐड करने पर क्या है, आगे है नी, ठीक है, और बाद में है आशा, और अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो रा अभी हलंत वाला है। हलंत का मतलब होता है कि अभी वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल व्यंजन है, और वो वर्ण कब बनेगा, जब उसमें स्वर मिल जाएगा। अब जैसे ही आप देखेंगे इसके बगल से आ आकर इसमें मिलता है तो ये बन जाएगा रा। तो इस तरीके से आपने देखा कि नी धन आशा निराशा हो गया। ठीक ऐसे ही दोस्तों यदि हम बात करें नी धन बल की, तो यहाँ पर भी ये जो विसर्ग है ये आपका रा है। ठीक है, रा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई आपकी, यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है। विसर्ग के पहले आ और आ के अलावा कोई भी आपका स्वर हो, तो यहाँ हमें देखने मिला कि विसर्ग के पहले कौन है, ना हलंत धन ई। ठीक है, धन, अब ये विसर्ग हो चुका है रा, धन बा धन, फिर आपका आ धन ला धन आ। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में दोस्तों जब आप इसे ऐड करेंगे तो होगा क्या, तो इसे देखिए आप ठीक तरीके से और नोट भी कर लीजिएगा कि यदि व्यंजन आता है रा के बाद, अब ये रा क्या है आपका, रा है दोस्तों यहाँ पर हलंत वाला, यानी कि अभी ये एक्चुअल व्यंजन है। ठीक है, और इसके बाद आपका स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो ये अपना स्थान इसके ऊपर अर्जित कर लेगा। जबकि यदि आपको व्यंजन न होते हुए स्वर देखने मिलता है तो ये स्वर के साथ मिल करके अपने आप को पूर्ण वर्ण के रूप में लेके सामने आएगा। तो इस तरीके से निधन आशा में निराशा होता है और निधन बल में निर्बल होता है। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो आपके सामने है एग्जाम्पल, इनमें क्रम से आपको यहाँ पर देखने मिलेगा दु धन बल यानी कि दुर्बल, पुनः धन आगमन पुनरागमन, और इस बार आपने देखा कि जो आपके विसर्ग हैं ये रा हो जाते हैं और रा के बाद आपको आ देखने मिला और रा और आ मिल करके बड़ा रा बना लेते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर देखा आशीर्वाद, आशीह धनवाद यानी कि आशीर्वाद, और फिर इसके बाद दोस्तों दुह धन गुण यानी कि दुर्गुण, आयु धन वेद यानी कि आयुर्वेद। ठीक इसी तरीके से दु धन आशा यानी दुराशा और निह धन मम यानी कि निर्मम। तो यहाँ पर आपका ये नियम क्लियर होता है। बात की जाए दोस्तों अब अगले नियम की, तो नियम यहाँ पर क्या कहता है, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो निह धन चिंत बराबर निश्चिंत। ठीक है, निह धन चिंत बराबर निश्चिंत हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है दोस्तों कि आपका विसर्ग के स्थान पर आपको शा देखने मिल रहा है। ठीक है, ये आपका सा यहाँ पर देखने मिल रहा है, सा शक्कर वाला। अब बात ये आती है कि ये कैसे आ रहा है, तो चलिए ठीक है, इसके लिए हम नियम की ओर चलें। और नियम कहता है कि भाई यदि जब कभी विसर्ग है और विसर्ग के पहले कोई स्वर है, कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद आपको च छ या शा देखने मिलता है, तो विसर्ग का आधा शा आपका हो जाता है। आधा सा का मतलब सा हलंत वाला यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई विसर्ग के पहले आपका छोटी ई है यानी कि एक स्वर है, और इसके बाद आपको यहाँ पर देखने मिलता है दोस्तों की चा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई विसर्ग का सा हो जाएगा, और वैसा ही हमें यहाँ पर देखने मिलता है। बात की जाए इसके कुछ और एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि अंतः धन चेतना यानी कि अंतः चेतना, इसके अलावा कह धनचित यानी कि कश्चित, अह धनचार्य यानी कि आश्चर्य। ठीक है, अह धनचर्य यानी कि आश्चर्य, तपह धनचर्या यानी कि तपश्चर्या, निह धन चिंत यानी निश्चिंत, निह धन छल यानी निश्चल, दु धन शासन यानी दुशासन, और इसके अलावा दु धन चरित यानी कि दुश्चरित। तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो रहा होगा कि जैसे ही आपको यहाँ पर च छ सा देखने मिल जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, विसर्ग का सा कर देना है, शा शक्कर वाला, और वो भी हलंत के साथ। अब बात की जाए दोस्तों इसके अगले नियम की, तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि भाई नी धन तेज है और हो चुका है निस्तेज। तो इस बार हमें देखने मिला दोस्तों यहाँ पर जो सा है वो है अब आपका सरौते वाला, जबकि इसके पहले सा था शक्कर वाला। तो बात की जाए यहाँ पर दोस्तों कौन सा नियम है, तो नियम यहाँ पर है कि यदि विसर्ग के पहले स्वर है और उसके बाद ता था या शा देखने मिलता है, तो इस सा का सा हो जाता है हलंत वाला, यानी कि सा। अब कैसे दोस्तों, तो इसमें आपको देखने मिला निह धन तेज। ठीक है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले कोई एक स्वर है, छोटी ई है, और इसके बाद आपका ता देखने मिल गया दोस्तों, तो ये हो चुका है आपका निस्तेज। अब आपके दिमाग में प्रश्न यह उठ रहा होगा कि भाई इतने सारे नियम हम कैसे याद रखें, तो आप तनाव मत लीजिए, आप इसे आगे चलने दीजिए। अभी आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताई जाएगी जिसके माध्यम से आपको ये व्यवस्थित तौर पर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बात की जाए दोस्तों इसके अन्य एग्जाम्पल की और उदाहरणों की, तो उदाहरण आपके सामने है, दु धन साहस यानी कि दुस्साहस, नमः धनते यानी कि नमस्ते, दु धनतर यानी कि दुस्तर, और निह धन संतान यानी कि निसंतान। इसके अलावा निह धन सहाय यानी कि निस्सहाय, और निह धन तार यानी कि निस्तार। तो यहाँ पर आपने देखा कि इनमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो आपका विसर्ग है और विसर्ग के पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने मिला, तो आपके कोई भी स्वर है और उसके बाद की स्थिति में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपके त थ शा।
तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपको सा सरौते वाला हलंत वाला आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। और ये कौन सी स्थिति है, ये है विसर्ग का परिवर्तन होना। तो उम्मीद आपका ये क्लियर हो रहा होगा कि एक जगह पर आपका विसर्ग जो है सा शक्कर में कन्वर्ट हो रहा है और एक जगह पर विसर्ग आपका सा सरौते वाले में परिवर्तित हो जाता है। ये विसर्ग ही है दोस्तों आपका जो क्या हो चुका है, अधः सा का रूप धारण कर लेता है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले नियम की, तो आपके सामने है, इसे भी हम एग्जाम्पल से देखने स्टार्ट करते हैं। नि धन कपट निष्कपट। इस बार आपने देखा कि सा आपका षटकोण वाला आ चुका है, जबकि पहली बार में आपका सा शक्कर वाला था, फिर सा सरौते वाला हुआ और अब आपका सा षटकोण वाला आपको देखने मिलता है। तो इसकी भी कुछ कहानी इस हिसाब से है कि भाई विसर्ग के पहले आपका कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में क ख ट ठ प या फा में से कोई भी आपको यहाँ पर वर्ण देखने मिलता है। आपको तुरंत ही यहाँ पर इसे समझ जाना है कि भाई विसर्ग के स्थान पर अब आपका क्या होने वाला है, अब आपका विसर्ग के स्थान पर यहाँ सा षटकोण वाला होने वाला है। अब बात ये आती है दोस्तों कि प्रश्न कैसे आएंगे, तो प्रश्न आपका होगा निष्कपट लिखा हुआ होगा और आपसे पूछेगा कौन सा इसमें संधि है। आपने जैसे ही इसमें सा देखा वैसे ही आपका दिमाग यहाँ क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर विसर्ग की संभावना है। ठीक, ऐसे ही नमस्ते या निस्तेज में जब आप देखते हैं शा तब भी आपका क्लियर होता है और निश्चिंत में भी जब आप ये सा देखते हैं तो आपका यहाँ पर क्लियर होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विसर्ग की गुंजाइश है। अब बात आती है इसके कुछ और एग्जाम्पल और इसे याद रखने के तरीके। जिस ट्रिक की अभी हमने बात की, तो चलिए ठीक है, हम पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपके सामने है दु धन कर्म यानी कि दुष्कर्म, नि धन काम यानी कि निष्काम, दु धन कर यानी कि दुष्कर और नि धन प्रभ यानी कि निष्प्रभ, नि धन फल निष्फल। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि भाई हम इसे याद कैसे रखें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भाई क्या आपके ये सब क्लियर है या नहीं है, आपकी ये शा जो है अंतर आपको इसमें क्लियर है या नहीं। एक सा आपका ये रहा, एक सा है दोस्तों आपका सरौते वाला और एक सा है आपका षटकोण वाला। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसमें इनके उच्चारण स्थल को क्लियर कीजिए। आप जब शक्कर बोलते हैं, जैसे ही आप शक्कर बोलेंगे आप बोलकर देखें शक्कर, तो सा ये वाला है शक्कर। ठीक है, शक्कर। तो शक्कर जैसे ही आपने बोला दोस्तों, आपका सा कहाँ जा रहा है, आपकी जीभ कहाँ जा रही है, आपकी जीभ जा रही है तालू में, सा शक्कर, तो तालू, तालू वाले भाग में। और जैसे ही आप सरौता बोलेंगे सरौता, तो सरौता में आपकी जीभ जाकर के दंत में टकरा रही है। ठीक है, यानी कि ये कौन सा हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया दंत वाला। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भाई जैसे ही आपने सा सरौते वाला बोला तो आपका ये जा रहा है दंत में। ठीक है, सा आपने शक्कर बोला तो ये आपका जा रहा है दोस्तों तालू में। और आपने जैसे ही सा षटकोण, षटकोण बोलकर आप देखेंगे षटकोण, तो सा आपका चला जाता है मूर्धा में। ठीक है, मूर्धा वाले भाग को जाकर ये टच करता है। अब इसके लिए आपको आवश्यकता है आपकी वर्णमाला की। आपको पता हो कि वर्णमाला में कौन सा वर्ग कहाँ से निकलता है, कौन सा वर्ग कंठ से है, कौन सा कहाँ से है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस ट्रिक की ओर चलते हैं। इस ट्रिक में आपको देखने मिलेगा कि सबसे पहले है का, ख, ग, घ, इंगा, फिर उसके बाद च, छ, ज, झ, इया, फिर उसके बाद टा, ठ, ड, ढ, ढ, ता, थ, द, ध, न, और उसके बाद पा, फ, फिर उसके बाद ब, भ, जो भी है XYZ वहाँ तक आपको देखने मिलता है। तो हमें फिलहाल यहाँ पर दो दो वर्ण उठाने हैं क्योंकि हमारी ट्रिक यहीं से निकल करके आ रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा दोस्तों कि जो का है, चूंकि हमें पता है कि भाई ये कंठ वाला स्थल था। ठीक है, फिर कंठ के बाद हमने देखा दोस्तों कि जब आप उच्चारण करते हैं चा छा का, तो ये आपका जाता है तालू में। फिर तालू के बाद आपको देखने मिलता है दोस्तों टा ठा आपका जाता है मूर्धा में, और फिर इसके बाद आपको देखने मिलता है ता था, ये आपका जाता है दंत में, और फिर इसके बाद दोस्तों पा फा ये आपका जाता है ओष्ठ में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बिंदु जो है दोस्तों उसे आप यहाँ पर देखिए, सा आपका तालू वाला है। आप तालू वाले में देखेंगे, इसकी ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक में क्या था, च, छ और सा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ये सा आपका चला जाएगा आधे सा में। आप यहाँ देख सकते हैं च, छ, सा, और इसका कन्वर्ट जो होता है दोस्तों, जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है सा में। ठीक, ऐसे आप कैसे पहचानेंगे कि भाई च, छ चूंकि कहाँ के हैं, तालू वाले हैं, तो इसमें कौन सा सा होगा, तालू वाला सा होगा। ठीक, ऐसे ही सा सरौते वाला दंत वाला है। ठीक है, इसका आप उच्चारण जब करते हैं तो दंत से करते हैं, तो भाई दंत वाले वर्णों को यहाँ से उठा लीजिए। दंत वाले व्यंजन आपके आ चुके हैं, त, थ और अब सा, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपके आधे सा में। फिर इसके बाद बात आती है दोस्तों, अब जो बचता है वो किसका है, अब जो भी बचा है वो आपका चला जाएगा सा षटकोण में, यानी कि ये वाले पूरे भाग अब आपके जाएंगे सा षटकोण में। कौन कौन से, का, खा, टा, ठा, पा और फा। तो यहां पर दोस्तों आपका क्लियर हो रहा है कि भाई क, ख, ट, ठ, प और फा। उम्मीद है आपको ये ट्रिक
प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होगी। आप इसे नोट करते चले जाइए, समझते चले जाइए, सारे नियमों को लिखना इंपॉर्टेंट है। दो एग्जाम्पल देखिए और उसके बाद आप ढेरों एग्जाम्पल पर वर्क कीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगला नियम दोस्तों आपके सामने है और यदि हम इसकी बात करें तो वास्तव में इसमें विसर्ग का लोप हो रहा होता है, यानी कि कुछ ऐसे नियम भी हैं जहां पर हमें देखने मिलेगा कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। कैसे? तो इसे हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमें देखने मिल रहा है कि भाई एक एग्जाम्पल है निधन रोग और इसका हो जाता है निरोग। ठीक है, निधन रोग निरोग। तो यहां पर हमें जो देखने मिल रहा है दोस्तों वो ये है कि भाई पहले तो आप देखेंगे कि विसर्ग के बाद में यहां पर आप सबसे पहले देखेंगे कि छोटा नी था और अब यहां पर हो चुका है बड़ा नी। तो हम इसे देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो यहां पर है दोस्तों विसर्ग का एक नियम कि विसर्ग के पहले यदि आ और आ के अलावा, ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई दूसरा स्वर है और इसके बाद में जैसे ही आपको रा देखने मिलता है तो यहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग के पहले का या पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा जो स्वर है आपका, जैसे छोटी ई है तो वो बड़ी ई में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये नियम जरूर फॉलो करना होगा और इसमें हमने यही देखा कि भाई विसर्ग के पहले क्या है, नी है और इसके बाद में आपको रा देखने मिल गया और ये जो छोटी ई थी दोस्तों अब ये बड़ी ई हो गई, यानी कि छोटी नी बड़ी नी हो चुकी है और बात का रोग आपका लिखा हुआ है, विसर्ग का क्या हो चुका है, विसर्ग का लोप हो चुका है। अब इसके और एग्जाम्पल की हम बात करें दोस्तों तो जैसे निधन रज नीरज, निधन रस नीरस और निधन रव यानी कि नीरव। तो ये आपके ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्लियर होते हैं और इन एग्जाम्पल के माध्यम से ये रूल यहाँ पर आपका पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होता है। अब बात की जाए दोस्तों अपने इसके अगले रूल की, तो अगला जो नियम है वो ये है कि भाई अतः लिखा है, एव लिखा है और जब आपने इसमें ऐड किया तो अतएव लिख गया। ठीक है, तो अब ये कैसे हो गया आपका, इसमें जोड़ने में अतएव कैसे हुआ? तो यहाँ पर ये नियम कहता है कि भाई विसर्ग के पहले यदि आ है, ठीक है, और विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर आपको देखने मिलता है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों आपको देखने मिलेगा। ठीक ऐसा ही यहाँ पर होता है कि भाई विसर्ग के पहले क्या है, अत लिखा हुआ है, अतः, ठीक है, तो ता में आपका छोटा आपको देखने मिल गया। ठीक है, और इसके बाद आपका कोई भी भिन्न स्वर तो ए आपको देखने मिल रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, अतएव, और विसर्ग का यहाँ पर लोप हो चुका है। और एग्जाम्पल के लिए हम बात करें दोस्तों तो जैसे कि पयः धन ओदन और पय ओदन हो गया आपका। ठीक है, यशः धन इच्छा तो यश इच्छा हो चुका है, तपः धन उत्तम यानी कि तप उत्तम हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपका ये लोप वाला जो रूल है वो आपका क्लियर हो रहा होगा। अगला नियम दोस्तों आपके सामने है और यहाँ पर यह नियम हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि भाई प्रातः धन काल यानी कि प्रातः काल। तो यहाँ पर ये नियम क्या कहता है हम इसे भी देख लेते हैं। ये नियम कह रहा है दोस्तों कि जब भी कभी ऐसी स्थिति हो कि विसर्ग हो और विसर्ग के पहले आ हो और इसके बाद में क ख प या फा हमें देखने मिले, जैसा कि यहाँ है आपको देखने मिला ता है, ता में आ है दोस्तों, विसर्ग के पहले आपको आ देखने मिल गया। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई, और इसके बाद में आपको का देखने मिल गया काल, तो ये क्या हो गया आपका प्रातः काल। यानी ऐसी स्थिति में आपका विसर्ग जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज उसे जोड़ दिया जाएगा। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जब कभी ऐसी स्थिति हो कि दो आपके वर्णों का मेल हो रहा है लेकिन विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, दो समीपस्थ वर्णों के मिलने से किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो आखिर वहां पर संधि होगी कैसे? हालांकि चूंकि पुस्तकें कहती हैं, आयोग कहता है कि संधि है, बोर्ड जो भी चेक कर रहे हैं इन प्रश्नों के उत्तर को वो कहते हैं संधि। इस कारण से हम भी इसे स्वीकार करें और इसका उत्तर हम यही लगा करके आए कि हाँ इसमें संधि है, पर वास्तव में मेरा व्यक्तिगत मत है कि यहाँ पर संधि तो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संधि का नियम कहता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो संधि है। फिलहाल यदि हम बात करें कि इसके कुछ और एग्जाम्पल कैसे हमें देखने मिलने वाले हैं, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे अंतःधन करण, और ऐसी स्थिति में है दोस्तों अंतःकरण। अब यह क्यों है? क्योंकि आपको विसर्ग के पहले ता मिला, ता में आ है और साथ ही विसर्ग के बाद में आपको का मिल गया, तो अंतःकरण हो गया। ठीक ऐसे ही पयः धन पान, तो आपको यहाँ पर पा देखने मिल गया, पयः धन पान का क्या हो गया दोस्तों, पयः पान। अधः धन पतन तो अधः पतन, मनः धन कामना तो मनः कामना। तो ये सारे आपके यहाँ पर जो नियम है वो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ हमें देखने मिलते हैं एक और बिंदु, पुनः और अंतः में विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे पुनः धन मुद्रण तो पुनर्मुद्रण, पुनः धन जन्म तो पुनर्जन्म, अंतः धन अग्नि तो अंतरअग्नि। तो उम्मीद है आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और यहाँ पर आपका नियम कंप्लीट होता है। और इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें अपने अगले नियम की, तो यहाँ पर वास्तव में जो आपके सा और सा है, यानी कि सा शक्कर वाला, सा सरौते वाला और सा षटकोण वाला, इसमें द्वित्व हो जाता है। यानी कि जब भी कभी ऐसी स्थिति हो कि यदि विसर्ग का मेल सा और सा से हो तो
इस ऐसे वर्ण की स्थिति में विसर्ग के स्थान पर वही हलंत वर्ण आ जाएगा, वही वर्ण आपका होगा और आपका हलंत के साथ देखने मिलेगा, जिसे हम द्वित्व भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रातः धन स्मरण यानी कि प्रातः स्मरण या प्रातः स्मरण, पुरः धनसर यानी कि पुरस्सर या पुरहसर, दुधंसासन यानी कि दुशासन, और इसके बाद है दुधंसाहस यानी कि दुस्साहस। तो यहाँ पर दोस्तों आपके विसर्ग, संधि और इससे संबंधित जितने भी नियम है वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ अन्य जो हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे संयोग या संधि वाले की कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जहां पर संधि होगी, कहीं पर संधि नहीं होगी, संयोग होगा। तो ऐसे जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन है उसके लिए दोस्तों हम जल्द ही एक और पार्ट लेकर के आ रहे हैं, और यहाँ आपका विसर्ग भी कंप्लीट होता है, यानी आपका संधि अब दोस्तों अपने अंतिम पड़ाव पर है, जो कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। हालांकि कुछ अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिसके लिए आपके पास नेक्स्ट पार्ट में वो सारी जानकारियां अवेलेबल होंगी। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द हमारी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।